जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर को हमने सब डिवाइड किया है डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में। दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 के आज हम कंप्लीट करेंगे। एक है ओरिजिन एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, कि जो ऑडिट प्रोफेशन है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, ऑडिट करवाने के क्या फ़ायदे हैं। और फिर इसके बाद हम एक कंसेप्ट स्टडी करेंगे पार्टीज इन्वॉल्व इन एन ऑडिट। ठीक है, कि ऑडिट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। और ये जहन में रखिएगा, आज के लेक्चर से ही आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और एग्जामिनेबल कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। यानी आज जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे इस कंसेप्ट में से भी आई कैप ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह आप डेली बेसिस के ऊपर जहन में रखिएगा, हर रोज़ जो कंसेप्ट हम स्टडी कर रहे होंगे वो ऐसे कंसेप्ट होंगे जो आई कैप ने टेस्ट किए हुए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ऐसा नहीं है कि पहले शुरू के 4-5 लेक्चर जो होंगे वो इंट्रोडक्टरी मटेरियल होगा फिर उसके बाद एग्जाम लेवल का क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है। हमारे ऑडिट में लेक्चर 1 से ही एग्जाम के कंसेप्ट और क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए एंड पे जो भाई बैठे हैं लास्ट रोज में, क्या आपको नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आवाज़ मेरी ठीक जा रही है एंड पे? अगर एंड पे आवाज़ ठीक जा रही है तो एक दफ़ा हाथ उठा दीजिए मेरे भाई, एंड में जो बच्चे बैठे हैं। शाबाश। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में अगर मेरी आवाज़ ठीक जा रही है तो हाथ उठाइए ज़रा एक दफ़ा। अच्छा शाबाश। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में अगर मेरी आवाज़ ठीक जा रही है तो हाथ उठाइए एक दफ़ा। शाबाश। ये रूम नंबर 4 में जो किसी बच्चे को माइक दीजिएगा। मेरे भाई मुझे बताइए, क्या आवाज़ ये ठीक है, साउंड ठीक है, बढ़ाने या कम करने की ज़रूरत तो नहीं है? ये ठीक है, चलिए ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। स्टार्ट करते हैं जी। पहला कंसेप्ट ओरिजिन। ठीक है, थोड़ी सी गूंज रही है आवाज़, कम कर। पहला कंसेप्ट हमारा है ओरिजिन ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज। ऑडिट का स्टार्ट कहाँ से हुआ? ठीक है, देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हम पढ़ते हैं ना, जैसे फिजिक्स है, जैसे बायोलॉजी है, ये हजारों लाखों साल पहले से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, चल रहे हैं, इनके रूल्स चल रहे हैं, लॉज चल रहे हैं। लेकिन हमारा जो प्रोफेशन है ऑडिट का, ये आज से 150-200 साल पहले इसको कोई जानता भी नहीं था इस नाम से। ये ऑडिट भी कोई प्रोफेशन है। इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ? जब जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंसेप्ट आया। आपने शायद इससे पहले किसी लेवल पे ये पढ़ा होगा कि बिजनेस की 3 टाइप्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन चार्ट हम उसे कंपनी बोलते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, ये इसमें तो साल साल मतलब सैकड़ों साल से बिजनेस हो रहा है। इसमें होता क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में स्मॉल लेवल का बिजनेस होता है, पार्टनरशिप का होगा थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़े लेवल का बिजनेस होगा। अमूमी तौर पे इस तरह के बिजनेसेस में जो लोग बिजनेस को ओन कर रहे होते हैं, ओनर होते हैं, वही बिजनेस को रन भी कर रहे होते हैं, ऑपरेशंस भी वही चला रहे होते हैं। आज भी अगर आप देखें तो जो ज्यादातर बिजनेसेस आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे वो या तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में होंगे या पार्टनरशिप फॉर्म में होंगे। ठीक है, अपने घर के करीब बहुत से जितने भी शॉप्स हैं, आप घर से स्टार्ट करें, रोड क्रॉस करें, आपको जितने भी शॉप्स नजर आएंगे, बिजनेस होते नजर आएंगे, सारे बिजनेस हैं। वो ज्यादातर बल्कि लगभग सारे ही सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में होंगे या पार्टनरशिप फॉर्म में होंगे। उनमें नॉर्मली जो ऑपरेशंस होते हैं वो सिंपल होते हैं, ट्रांजैक्शन सिंपल होती हैं, चंद एक लोग होते हैं उसमें जो काम कर रहे होते हैं, और नॉर्मली ओनर ही खुद उस बिजनेस में बैठा लीड कर रहा होता है, बिजनेस को रन कर रहा होता है। एम्प्लॉयज रखे जरूर होते हैं लेकिन ओनर खुद बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, मैनेजमेंट में। क्या ऐसा ही होता है? यह है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये जब बेसिकली जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, ठीक है, मशीन इजाद हुई तो उसके बाद जो लेवल ऑफ बिजनेस, लेवल ऑफ ऑपरेशन था वो बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, और ऑपरेशन थोड़ा कम्प्लेक्स होना शुरू हो गया क्योंकि मशीन को ऑपरेट करना, मशीन के फायदे भी हैं। ठीक है, मशीन के फायदे क्या है? लार्ज स्केल पे बिजनेस रन कर सकते हैं आप, ये इसका एक बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इसको रन करने के लिए टेक्निकल स्किल चाहिए मशीन को। ठीक है, और फिर इसको बाय करने के लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। ठीक है, मशीनरी आज भी अगर आप देखें तो मशीनरी कोई सस्ती नहीं है। टेक्सटाइल बिजनेस की एग्जांपल ले लें,
एयरलाइन बिजनेस की एग्जांपल ले लें, कोई भी एग्जांपल ले लें बिजनेस की, उसमें जो मशीनरी यूज होती है आज भी एक्सपेंसिव है, और आज से पहले जब ये बेसिकली जब इनोवेशन हुई थी मशीनरी की, उस वक्त तो इससे कहीं ज्यादा महंगी होगी कंपैरेटिवली। तो कैपिटल भी ज्यादा चाहिए था, ठीक है, और फिर उस मशीन को रन करने के लिए स्किल भी चाहिए थे। तो उस वक्त फिर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया कि भाई इन दोनों चीजों को कैसे मर्ज किया जाए। उससे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, मशीन इजाद होने से पहले के बिजनेसेस जो थे सिंपल थे, स्मॉल लेवल पे थे, ठीक है, ना ज्यादा पैसे की जरूरत होती थी बहुत ज्यादा, और ना ही बहुत ज्यादा स्किल्स की। लेकिन जब मशीन इजाद हुई, पैसे की जरूरत भी पड़ी, स्किल की जरूरत भी पड़ी। अब अमूमी तौर पे आज के दौर में भी ऐसा होता है, आप देखते हैं कि अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है, उसके पास नॉर्मली स्किल्स इतनी ज्यादा नहीं होती, और जिसके पास स्किल्स है उसके पास पैसा नहीं होता। समटाइम ऐसा भी होता है कि दोनों इकट्ठे भी, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज्यादातर ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। तो उस वक्त जरूरत इस चीज की पेश आई कि कोई ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें हम स्किल्स को और पैसा दोनों को इकट्ठा करके बिजनेस कर सके। तो फिर एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसे हम कंपनी कहते हैं या जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें क्या किया गया, इसमें ओनर जो थे वो क्या करते थे, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते थे, ठीक है, उनके पास पैसा होता था ना, अच्छा खासा पैसा होता था, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते थे। और अब चूंकि ज्यादा पैसों की जरूरत थी, मशीन महंगी होती है ना, ज्यादा पैसों की जरूरत थी, तो फिर उससे पहले जो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही ओनर होता था, पार्टनरशिप में मैक्सिमम 20 होते थे। तो फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी में उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ ओनर्स वाला रूल भी रिलैक्स कर दिया। अब इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ओनर्स हैं उनकी तादाद 20 तक लिमिटेड नहीं है, वो कितने ही हो सकते हैं, 20 से भी ज्यादा, हंड्रेड्स में हो सकते हैं। तो बहुत से लोग मिलके अपना पैसा पूल करते थे, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते थे, पैसा इकट्ठा हो गया। ये जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे बिजनेस के ओनर्स हैं। फिर ये क्या करते थे, ये कॉल करते थे, इंटरव्यू करते थे, टेस्ट लेते थे कुछ लोगों का जो कि टेक्निकल स्किल्स रखते थे, उनको बुलाते थे, सिलेक्शन करते थे इंटरव्यू के जरिए से, और फिर इनको अपॉइंट कर लिया जाता था। और उनको ये शेयर होल्डर, ये सॉरी ओनर्स ये कहते थे कि पैसा हमारा है, लेकिन हमारे पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, मजबूरी है। टेक्निकल स्किल्स होती तो हम खुद ये बिजनेस चला रहे होते। हमें आप मैनेजर्स को अपॉइंट किया है, आपने हमारे बिहाफ पे इस बिजनेस को रन करना है, टेक्निकल डिसीजन सारे आपके होंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से बाय करना है, कहाँ सेल करना है, प्राइस क्या होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, वगैरह वगैरह, सारे फैसले आपके होंगे। हमने साल के एंड पे आना है और ये देखना है कि पूरे साल में आपने क्या परफॉर्मेंस दिखाई। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपको शाबाश भी देंगे, आपको बोनस भी देंगे, तरक्की भी होगी। आपकी परफॉर्मेंस अगर बुरी होगी तो फिर हम आपको थोड़ा सा खींचेंगे भी, क्लास भी करेंगे, और जरूरत पड़ी तो कुछ लोगों को चेंज भी कर देंगे। तो अब सारा बिजनेस है आपके हवाले। ओनर्स ने सारा बिजनेस मैनेजर्स के हवाले कर दिया और खुद चले गए घर। अब मैनेजर ने ये सारा बिजनेस को पूरे साल में ऑपरेट करना है। ओनर्स कब आएंगे अब बिजनेस का हिसाब किताब लेने के लिए? साल के बाद। यहां तक सारी स्टोरी क्लियर हुई आपको? चलिए, यहां तक कि हमारी स्टोरी में दो बड़े कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में अलग अलग नहीं होते थे, उसमें सेम होते थे। यानी जो ओनर होता था वो ही बिजनेस को मैनेज भी कर रहा होता था, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में दोनों रोल अलग हैं। ओनर्स अलग हैं जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और मैनेजर्स अलग लोग हैं जिनके पास टेक्निकल स्किल्स है। इनके पास है पैसा, इनके पास है टेक्निकल स्किल। और बिजनेस करने के लिए आपको पता है दोनों चीजें चाहिए, तो फिर इन दोनों को मिलाने के लिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस आया। तो क्या आप एग्री करते हैं कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओनर्स अलग लोग होते हैं और मैनेजर्स अलग हैं? दोनों पार्टीज में फर्क समझ आ गया आपको? चलिए, शाबाश, ठीक है। ओनर्स, अच्छा, नॉर्मली जेनेरिक टर्म अगर हम बोले ना, जनरल टर्म में, तो हम बोलेंगे ओनर्स, लेकिन अगर कंपनी लॉ की टर्म बोले ना तो ओनर्स नहीं, उनको शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो आइंदा मैं ओनर्स को शेयर होल्डर कह दूं तो चलेगा? ओके। जेनेरिक टर्म में जो लोग बिजनेस को चला रहे होते हैं उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट या मैनेजर्स, लेकिन अगर कंपनी लॉ के टर्म में बात करें तो उनको कहा जाता है डायरेक्टर्स। तो अगर मैं मैनेजमेंट बोलूं
या डायरेक्टर्स बोलूं तो आपको पता चल जाएगा मेरा इशारा किन की तरफ है। ओके हालांकि इन टर्म्स में थोड़ा थोड़ा फर्क है, इन टर्म्स में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन फिलहाल हम इनको सेम रख के चलते हैं। आगे जहां जरूरत हुई मैं आपको फर्क बता भी दूंगा। तो अभी तक हमारे बिजनेस में दो पार्टीज आई हैं, एक है शेयर होल्डर्स और दूसरी है डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट। शेयर होल्डर बिजनेस के ओनर हैं, डायरेक्टर या मैनेजमेंट बिजनेस को रन कर रहे हैं। चलिए जी कहानी को आगे लेके चलते हैं। साल कंप्लीट हुआ। अच्छा अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये ओनर्स और डायरेक्टर्स इनका एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करें। शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स का एक दूसरे, दो पार्टीज ना अभी, इनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप एक्सप्लेन करें कि क्या रिलेशनशिप है। तो उसको हम तीन अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स का जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है उसको हम तीन कंसेप्ट्स के जरिए से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट स्टीवर्डशिप, दूसरा कंसेप्ट एजेंट, तीसरा कंसेप्ट अकाउंटेबल। यानी डायरेक्टर्स स्टीवर्ड्स हैं शेयर होल्डर्स के, डायरेक्टर्स एजेंट हैं शेयर होल्डर्स के, डायरेक्टर्स अकाउंटेबल हैं शेयर होल्डर्स को। भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। स्टीवर्डशिप का मतलब, स्टीवर्ड का मतलब अमानतदार, अमानतदार, ठीक है। इन भाईजान ने फॉर एग्जांपल मैंने कहा आप मुझे कुछ अपने नोट्स दे दीजिए, मैं कॉपी करके ना आपको, आज की क्लास मैंने नहीं ली थी, कॉपी करके आपको वापस कर दूंगा। इनके नोट्स मेरे पास अमानत के तौर पे है। क्या मुझे इनके नोट्स की हिफाजत करनी चाहिए ऐसे ही जैसे मेरे अपने नोट्स हों? बिल्कुल करनी चाहिए। अमानत का असूल यही है, ठीक है। यह है स्टीवर्डशिप। तो डायरेक्टर्स भी स्टीवर्ड्स हैं शेयर होल्डर्स के। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टर्स के पास शेयर होल्डर्स की अमानत है। भाई कौन सी अमानत है डायरेक्टर के पास? वो उनका कैपिटल, ठीक है, वो एसेट्स, कैश, मशीनरी, ये सारे के ओनर कौन है वाला? ना शेयर होल्डर। इस्तेमाल कौन कर रहा है? डायरेक्ट। तो क्या डायरेक्टर उसे अपनी जाती मलकियत समझ के इस्तेमाल करे? नहीं नहीं, अमानत समझ के इस्तेमाल करे, ठीक है। डायरेक्टर्स इन एसेट्स को लुक आफ्टर करें, इसका ख्याल रखे इन एसेट्स का, ठीक है, ठीक है, अच्छे तरीके से उनका ख्याल रखे अमानत का, ठीक है। अमानत में खयानत ना, ऐसा ना हो कि कैश पड़ा हुआ है बैंक में और फिर उसको अपने पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर दिया जाए। कुछ डायरेक्टर ऐसा करते हैं। ऐसा ना हो कि कंपनी लॉस में जा रही है और बगैर किसी वैलिड रीजन के डायरेक्टर्स अपनी अपनी सैलरी बढ़ा दे, डबल कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एसेट्स को शेयर होल्डर्स के अमानत है, उनको अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। ये स्टीवर्डशिप का कंसेप्ट समझ आ गया। अमानतदार डायरेक्टर। दूसरा एजेंट। इन दोनों के दरमियान में एजेंसी रिलेशनशिप भी है। आपने शायद इससे पहले ये टर्म कहीं पढ़ी हो। एजेंसी रिलेशनशिप या एजेंट कहते हैं जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे काम करता है तो इसे हम कहते हैं एजेंसी रिलेशनशिप। जो पर्सन काम कर रहा है दूसरे के बिहाफ पे वो कहलाता है एजेंट, और जिसके बिहाफ पे काम किया जा रहा है वो कहलाता है प्रिंसिपल। जैसे फर्ज कीजिए मैं अपने टीए को, असिस्टेंट को ये कहता हूं कि ये नोट्स क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो वे जो एक्टिविटी परफॉर्म कर वो रहा है लेकिन किसके कहने पे कर रहा है? मेरे कहने पे कर। तो वो क्या है? वो मेरे एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, वो मेरे एजेंट के तौर पे। एजेंट कौन है? जो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें, क्या जो लोगों के साथ डीलिंग हो रही है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सेल हो रही है, परचेज हो रही है, बैंक से लोन लिया जा रहा है बवक्त जरूरत, क्या डायरेक्टर्स ये सारे काम खुद के लिए कर रहे हैं? नहीं, वो किसके लिए कर रहे हैं? शेयर होल्डर्स के लिए। तो डायरेक्टर्स आर एजेंट्स ऑफ शेयर होल्डर। एजेंट होने का मतलब क्या है? एजेंट होने का मतलब यह है कि अब उन्हें अपने बेस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं करना, बल्कि उन्हें शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना है और उनके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को वॉच नहीं करना, ठीक है। आपने शायद अगर कंपनी लॉ पढ़ा है या
आगे उसमें पढ़ेंगे, उसमें कंसेप्ट ये होता है कि अगर कोई डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रमोट करे, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज करे, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो फिर डायरेक्टर्स नहीं रहता। तो डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के एजेंट हैं, ये बात समझ आती है। स्टीवर्डशिप भी हैं, किस वजह से? उनके पास एसेट्स पड़े हैं, उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर। एजेंट भी है वो, क्यों? क्योंकि उन्होंने शेयर होल्डर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना है, अपनी खुद की मर्जी से काम नहीं करना। डायरेक्टर्स ने क्या करना है? अपनी खुद की मर्जी से काम नहीं करना। किसके मुताबिक काम करना है? शेयर होल्डर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। ये है एजेंट या एजेंसी रिलेशनशिप। तीसरा कंसेप्ट क्या है? अकाउंटेबल। क्या शेयर होल्डर ने जब डायरेक्टर्स को सारे एसेट्स दे दिए, सारा बिजनेस उनके हवाले कर दिया, साल गुजर गया, उस साल के बाद क्या डायरेक्टर्स को अपना हिसाब किताब, सारे साल में जो कुछ किया है वो हिसाब किताब शेयर होल्डर्स को देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए, पक्की बात है। नहीं तो डायरेक्टर अगर ये कहे नहीं सर आपको हम पे एतबार नहीं है, हमने काम ठीक है, आप हम पे शक कर रहे हैं, तो फिर शेयर होल्डर क्या कहे? शेयर होल्डर कहे हाँ हम आप पे शक कर रहे हैं, ठीक है, हिसाब किताब दीजिए, इसीलिए आपको रखा गया। तो डायरेक्टर्स ने क्या करना है? डायरेक्टर्स आर काउंटेबल, ठीक है। किसको काउंटेबल है? शेयर होल्डर्स को, यानी शेयर होल्डर को हिसाब किताब देंगे। किस काम के लिए काउंटेबल है? भाई सारा साल किया क्या है बताओ जरा, कितनी सेल की है, कितनी परचेज की है, कितने एक्सपेंसेस की है, क्या खरीदा क्या बेचा, सारा हिसाब किताब दो, काउंटेबिलिटी। डायरेक्टर्स ये काउंटेबिलिटी कैसे फुलफिल करते हैं, कैसे पूरे करते हैं? डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके अपनी ये जिम्मेदारी अदा करते हैं। वो कहते हैं सर ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम सारे साल में जो कुछ किया उसकी वीडियो बना के आपके सामने रख दें और अगला सारा साल आप ये वीडियो देखते रहे, ऐसी बात नहीं है। हमने जो कुछ भी किया है हम उसकी समरी बना के, फाइनेंशियल टर्म्स में समरी बना के आपके सामने रख देते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो डायरेक्टर्स ने फिर क्या किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर, अपनी अकाउंटेबिलिटी को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के शेयर होल्डर के सामने रख दिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी पूरी हो गई। तो ये तीन कंसेप्ट हैं जो शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स के दरमियान में रिलेशनशिप को क्लियर करते हैं। कौन से तीन कंसेप्ट है मेरे भाई, जरा बताइएगा, शाबाश। स्टीवर्डशिप और एजेंट और अकाउंटेबिलिटी, शाबाश, क्लियर जी। यहां पे हमारा पहला चेक पॉइंट आज के लेक्चर का। यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई कंसेप्ट, कोई लफ्ज आपको अगर समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए, आगे चलें, शाबाश। अच्छा, क्वेश्चन इनका ये है कि शेयर होल्डर्स में तो ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की, बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपकी ठीक है, एक बात आपकी गलत है। ये कहना कि किसी पर्सन ने थोड़ी इन्वेस्टमेंट की है तो वो कंपनी का ओनर नहीं है, ये गलत है। कंपनीज के करोड़ों शेयर होते हैं, अगर आपने एक शेयर भी बाय कर लिया ना, करोड़ में से एक शेयर, आप कंपनी के मालिक हैं, आप कंपनी के मालिक, एक शेयर के ऊपर भी बन जाएंगे। लीगली कोई बंदा आपको ये नहीं कह सकता कि आप ओनर नहीं, आप ओनर हैं। आप अगर HBL का फॉर एग्जांपल एक शेयर खरीद लेते हैं ना, आप अपने आप को ये कह सकते हैं लीगली, मैं HBL का मालिक हूं, मैं बैंक का मालिक, ये कह सकते हैं लीगली, बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिकली जाहिर है इसकी सिग्निफिकेंस कोई नहीं है, लेकिन लीगली बिल्कुल ठीक है, ये सोल याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब चूंकि इनके कुछ शेयर होल्डर ऐसे होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट कम है, जिनके शेयर्स कम है, तो वो फिर साल के बाद जब मीटिंग होती है ना, जिसे हम कहते हैं जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, आपने शायद पढ़ा होगा, हमने एनुअल, साल के बाद जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है ना, उसमें फिर छोटे छोटे इन्वेस्टर्स नहीं आते, बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं। अब एक बिजनेस है, उसकी कराची में AGM हो रही है, मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट ही फर्ज कीजिए 1 लाख की हुई है, मैं कहूँगा भाई मैंने इधर से कराची जाना है, फिर कराची वापस आना, उधर होटल में स्टे करना, कर करा के मेरा मीटिंग अटेंड करने का खर्चा 60-70 हज़ार हो जाएगा, तो मुझे जाने की क्या जरूरत है? तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि उधर जो बड़े बड़े शेयर होल्डर फैसले कर रहे हैं ना, वो ठीक ही कर रहे होंगे। तो हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स उस मीटिंग में, साल के बाद मीटिंग उसमें आए, हो सकता है कुछ ना आए, अमूमी तौर पे बड़े बड़े शेयर होल्डर्स आते हैं। क्लियर जी, शाबाश। और की क्वेश्चन जी?
हाँ जी, कुछ कंपनीज ऐसे भी होती है जो लिमिटेड बाय गारंटीज होती हैं, कुछ ऐसी भी होती है जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं। अच्छा याद रखिएगा, बिजनेस की बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन ज्यादातर बिजनेस, मुझे ये बताइए, सोल प्रोवाइडरशिप भी है, पार्टनरशिप भी है, कंपनी भी है। कंपनी में बहुत सी टाइप्स है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी है, लिमिटेड बाय गारंटी भी है। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स या आप अपने सीनियर्स को अगर आप देखें, वो जो जॉब कर रहे हैं कहीं ना किसी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर आप जानते हैं, क्या वो किसी सोल प्रोवाइडर के पास काम कर रहे हैं? नहीं। क्या किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं? नहीं। क्या किसी एनजीओ में काम कर रहे हैं? इक्का दुक्का होंगे शायद, बहुत कम जो कर रहे हैं। ज्यादातर लोग आप देखेंगे वो डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो पोजीशन होती है, जो स्किल है आप लोगों के पास, और फिर जो आपकी रिम्यूनरेशन होती है, वो नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या एनजीओ अमूमी तौर पे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसीलिए आप लोगों को जो तैयार करवाया जा रहा है वो किसके लिए तैयार करवाया जा रहा है? कंपनीज के लिए। इसीलिए जो कुछ भी हम क्लास में एग्जांपल ज्यादातर देंगे वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगी। हाँ, कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होंगे, जाहिर है आपको हर तरह के सिचुएशन के लिए तैयार करना है, बाज़ को ऐसे क्लाइंट भी आ जाते हैं छोटे होते हैं, ठीक है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो जब मैं डिस्कस करूंगा, मैं स्पेसिफिकली आपको बता दिया करूंगा कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप पे कंसेप्ट अप्लाई, ये सोल प्रोप्राइटर पे अप्लाई होता है कंसेप्ट, ये पार्टनरशिप में या एनजीओ के लिए। नॉर्मली आपने अज्यूम करना है हम जो भी बातें करेंगे वो कंपनी के कंटेक्स्ट में ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो असल स्कोप है, जो आपका प्रोफेशन, वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाके ऑपरेट होता है काम। क्लियर जी? ठीक है, तो एनजीओज वगैरह आएंगी, बिल्कुल आएंगे, लेकिन वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट है हमारे सिलेबस में, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। और कोई क्वेश्चन? जी जी पूछिए क्वेश्चन। आगे चले जाने से आवाज कम हो जाती है, ऐसा क्या? अच्छा चले, ये जरा देखिए, कल एक आधा माइक जो है ना इधर भी करवा दिया, ठीक है। और हाइब्रिड क्लास में भी बच्चों से पूछ लीजिएगा कि अगर सेंटर में ठीक आवाज आ रही है, वरना फिर आगे पीछे कर लेगा, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? आप थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा आगे करते हैं। हाँ जी जी। क्या इनके दरमियान एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप? नहीं, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप होता है। डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, लेकिन एज एम्प्लॉय भी अगर आप देखेंगे तो वो यही कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। एम्प्लॉय भी एजेंट होते हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के एजेंट होते हैं। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करना चाहिए। एम्प्लॉय को अगर कोई टास्क दिया है उसे आगे हिसाब किताब देना चाहिए, तो उस पर भी कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, अब अगर आप देखें, अभी तक दो कैरेक्टर है। हमने बात जो पहले कंसेप्ट, पहले चेक पॉइंट में बात एंड पे की, वो खत्म यहां पे की कि डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके शेयर होल्डर्स को देने हैं। साल के बाद शेयर होल्डर्स आए, शेयर होल्डर्स ने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उधर लिखा हुआ था एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री, राइट डाउन ऑफ एनआरवी, उधर लिखा हुआ था इम्पेयरमेंट, ठीक है, उधर लिखा हुआ था डेप्रिसिएशन। अब आप लोगों को तो आसानी के साथ ये सारी टर्म समझ आ रही होंगी, लेकिन याद रखें शेयर होल्डर्स टेक्निकल पर्सन नहीं थे। क्या उनको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी? देखते होंगे, उन्होंने कहा होगा ये प्रॉफिट इतना है, ये ऊपर नीचे इनकम है, ये खर्चे हैं, ये ठीक है, लेकिन मैं कुछ की समझ आ रही है, मैं कुछ की समझ नहीं आ रही, तो चले ठीक ही लिखा होगा, ठीक ही लिखा होगा। उन्होंने कहा ठीक है जी प्रॉफिट है, और उन्होंने बोनस शाबाश भी दी मैनेजर्स को और बोनस भी दिया। हालांकि असल में हुआ क्या था, इन डायरेक्टर्स ने साल के 11 महीने बिल्कुल ठीक काम किया, लेकिन बिजनेस का चूंकि आगाज था, स्टार्ट था, खर्चे एक्सपेंसेस वगैरह ज्यादा होते हैं, मार्केट में इतने कस्टमर्स नहीं मिल पाते, तो बिजनेस को नुकसान हुआ। डायरेक्टर्स डर गए, उन्होंने कहा अगर हमने शेयर होल्डर को बोला नुकसान हुआ है तो ये हमें कहीं जॉब से निकाल ना दे, तो हम क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेस्ट व्यू प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेस्ट व्यू प्रेजेंट करते हैं। शेयर होल्डर्स चाहते थे उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू मिले। शेयर होल्डर क्या चाहते थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू मिले। डायरेक्टर्स ने क्या किया, मैनेजमेंट ने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस्ट व्यू प्रेजेंट किया। अब ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है कि जो जैसा है वैसा पता चले। अगर बिजनेस को नुकसान है पता चले नुकसान है, अगर बिजनेस को प्रॉफिट है पता चले प्रॉफिट है। ये है ट्रू एंड फेयर व्यू, जो जैसा है सच सच, हक सच वैसा ही सामने है। फाइनेंशियल में लिखा हो बिजनेस को नुकसान, ऐसा तो ना हो असल में बिजनेस को नुकसान है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट शो करवा दिया।
ये फिर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं होता, ये होता है बेस्ट व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या, जो जैसा है वैसा शो हो। बेस्ट व्यू का मतलब क्या है, अगर लॉस है तो शो करो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो शो करो ज्यादा से ज्यादा है, ये है बेस्ट व्यू। अब यहां पे आया कंफ्लिक्ट, दोनों पार्टीज का आपस में कंफ्लिक्ट आ गया। कंफ्लिक्ट कैसे आया, शेयर होल्डर्स चाहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, डायरेक्टर्स प्रेजेंट करना चाहते हैं बेस्ट व्यू। क्या फिर से, शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू, डायरेक्टर्स क्या चाहते हैं, बेस्ट व्यू प्रेजेंट हो। और चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टर ने प्रिपेयर करनी है, वो बेस्ट व्यू प्रेजेंट करते रहे। शेयर होल्डर टेक्निकल पर्सन नहीं थे, 1 साल 2 साल 3 साल, उन्होंने कहा यार ये मसला समझ है तो प्रॉफिट, लेकिन कैश नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है कैश नहीं है। जब हमारे डिविडेंड की बारी आती है तो डायरेक्टर्स कहते हैं कैश कोई नहीं है, अपनी सैलरी की बारी आती है तो उसके लिए कोई ना कोई एसेट बेच देते हैं। तो ये कुछ गड़बड़ हो रही है, पता चल रहा है, अंदाजा आ रहा है गड़बड़, लेकिन क्या गड़बड़ हो रही है ये नहीं पता चल रहा उनको। क्यों नहीं पता चल रहा, क्योंकि वो टेक्निकल पर्सन नहीं है, उन्हें ये एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, ये कैश आइटम नॉन कैश आइटम अक्रूवल बेसिस क्या है, इसके बारे में नहीं अंदाजा। अब ये है परेशान। आप अगर किसी शेयर होल्डर के दोस्त हो तो आप उसको क्या मशवरा दें, उसे क्या करना चाहिए। एक मेजर शेयर होल्डर है, आपका दोस्त है, वो परेशान है, कहता है ये हमारे बिजनेस में ये गड़बड़ चल रही है, क्या करें। आप उसे क्या, हाँ शाबाश, आप उसे कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी एक्सपर्ट बंदे से चेक करवा लो, लेकिन याद रखना एक असूल, वो एक्सपर्ट बंदा कहीं मैनेजमेंट का रिश्तेदार ना हो, इंडिपेंडेंट हो। वो कौन हो, इंडिपेंडेंट। तो शेयर होल्डर को एडवाइस मिली कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन के पास जाओ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करवा लो। शेयर होल्डर्स ने कहा बिल्कुल ठीक। यहां से एंट्री होती है एक तीसरे कैरेक्टर की, जो कि बेसिकली आप हैं, आप हैं। ये है तीसरा कैरेक्टर, ऑडिटर। ठीक है, शेयर होल्डर ने क्या किया, ऑडिटर को अपॉइंट किया। शेयर होल्डर ने कहा ऑडिटर बात सुनो, तुम एक्सपर्ट हो, ने कहा बिल्कुल सीए किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सारी उम्र यही काम किया है। शेयर होल्डर ने कहा बस हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम ऐसा करो, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले हमें डायरेक्टर्स जो थे वो हमें डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंफ्लिक्ट होता था। कंफ्लिक्ट क्या होता था, हम चाहते थे ट्रू एंड फेयर व्यू, जबकि वो हमें प्रेजेंट करते थे बेस्ट व्यू। ये कंफ्लिक्ट है, इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए तुम आओ। और अब क्या होगा, पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टली मिलती थी हमें, अब पहले डायरेक्टर और मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे और डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को नहीं भेजेंगे। पहले ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर के पास जाएंगी। मैनेजमेंट को चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के अब ऑडिटर्स को दे। ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करेगा और इस चेकिंग करने में कुछ सवालों जवाब भी मैनेजमेंट से करेगा। जरा गैस कीजिए, क्या मैनेजमेंट को ऑडिटर के पूछे हुए सवालों के जवाब देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? बिल्कुल देने चाहिए, इनकी जिम्मेदारी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें और जो फिर ऑडिटर इसकी चेकिंग के दौरान में सवाल जवाब पूछे उसका जवाब भी दें। ऑडिटर फिर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करता था और फिर चेकिंग करने के बाद एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है। रिपोर्ट इशू की है, ठीक है, ये रिपोर्ट ऑडिटर से शेयर होल्डर्स को जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी शेयर होल्डर को जानी है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी शेयर होल्डर को जानी है, भेजनी है, ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर को, तो ये और ये इकट्ठी होनी चाहिए। आप खुद देखें ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ही ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, ये नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले ऑडिट रिपोर्ट 2 दिन बाद, ऑडिट रिपोर्ट पहले फाइनेंशियल 2 दिन, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ऑडिटर डायरेक्टर्स को क्या कहता है, ये लो मेरी रिपोर्ट, भिजवानी तो मैंने डायरेक्ट शेयर होल्डर को थी, लेकिन हम चाहते हैं दोनों इकट्ठी मिले, तो तुम ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हमारी रिपोर्ट लगा के शेयर होल्डर्स को भेज दो। प्रैक्टिकली ऑडिट रिपोर्ट शेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होके शेयर होल्डर को मिलती है, लेकिन फिलहाल आप ये अज्यूम करें कि ऑडिटर डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट दे रहा है। ये कंसेप्ट भी ठीक है, ये कंसेप्ट भी ठीक है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इकट्ठे भिजवा दी जाती है। हाँ, ऑडिटर नजर रखता है कि जो मैंने रिपोर्ट दी है ना वही आगे जाए,
उसमें कोई हेरा फेरी ना कर दे, वो ऑडिटर ख्याल रखता है उसका। यहां तक क्लियर? अब ऑडिट रिपोर्ट जब ऑडिटर ये वेरिफिकेशन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, यहां होते से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नजर आएगी या नहीं नजर आएगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी, ऐसा ही है। अगर ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करे और उसे उसमें कोई प्रॉब्लम नजर ना आए, तो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जो ओपिनियन देता है, ओपिनियन का मतलब जो फैसला देता है, उस फैसले को कहते हैं अनमोडिफाइड। अनमोडिफाइड, ठीक है। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ हो तो जो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में फैसला देगा, ओपिनियन देगा, कंक्लूजन देगा, उसे कहते हैं मॉडिफाइड। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी स्टूडेंट ने पेपर दिया तो या तो उसका वो पास होगा या फेल होगा। अगर वो पास हो गया तो जो रिजल्ट कार्ड आई कैप भेजेगा उसमें कौन से वाला ओपिनियन होगा? अनमोडिफाइड। ये गुड न्यूज होती है, ये गुड न्यूज शेयर होता है। और अगर स्टूडेंट खुदा नाश्ता फेल हो गया तो आई कैप जो रिजल्ट कार्ड भेजेगा उसके अंदर ओपिनियन या कंक्लूजन कौन सा होगा? मॉडिफाइड। ये बैड न्यूज होती है। प्रैक्टिकली जिस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मॉडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर दे दे उसकी शेयर प्राइस गिर जाती है। वो फिर इशू के लिहाज से होता है, इशू बड़ा है तो ज्यादा प्राइस गिरेगी, इशू छोटा है तो कम प्राइस गिरेगी। बहरहाल ये बात आपको समझ आ गई? अनमोडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन समझ आ गया? अनमोडिफाइड ओपिनियन क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। और मॉडिफाइड ओपिनियन क्या है? भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है भैया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भाई यहां तक क्लियर है? अब जब शेयर होल्डर को ये रिपोर्ट मिली तो शेयर होल्डर तो बड़ा खुश हुए। उन्होंने कहा ये तो टेक्निकल चीजें जो मैनेजमेंट अंदर दबा देती थी, हमें समझ नहीं आती थी, ए ऑडिटर आपने तो उसको डिटेल में चेक कर लिया है, डिटेल में चेक कर लिया है, बहुत अच्छा। अब मैनेजमेंट हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकती। अब जब मैनेजमेंट को भी पता चल गया ना कि भैया हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजनी है ना वो डायरेक्ट नहीं भेजनी, वो एक एक्सपर्ट बंदा चेक करेगा, हम पकड़े जाएंगे। तो जब इनको पता चला पकड़े जाएंगे, ये खुद ही फिर कम हो गया इस तरह के गड़बड़ करना। ठीक है, जब हमें पता होता है कि हम पकड़े जाएंगे तो फिर क्या करते हैं, हम खुद ही हो जाते हैं। ठीक है, वो एक जगह मुझे बात याद आ गई, एक जगह में लिखा हुआ था ऑडिट प्रोफेशन का एक रूल लिखा हुआ था 10% जो वर्कर्स एम्प्लॉइज है ना या लोग है, 10% लोग वो हमेशा फ्रॉड करेंगे, जो मर्जी कर ले। फ्रॉड करने पे फांसी की सजा भी लगा देना आप, वो हमेशा फ्रॉड करेंगे। 10% लोग ऐसे होंगे जो कभी भी फ्रॉड नहीं करेंगे, भूखे मर जाएंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, 2 नंबरी नहीं करेंगे। 80% जो लोग हैं ना दरमियान वाले, ये फ्रॉड करेंगे अगर इनको यकीन हो कि बाद में बच जाएंगे, यानी पकड़े जाने का डर ना हो, तो 80% लोग फ्रॉड करेंगे। ये वहां पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो हमारा असल में जो फोकस होता है ना वो ना तो हायर वाली 10% होता है ना लोअर वाला, हम 80% को फोकस कर रहे होते हैं। तो डर भी होना चाहिए कि भैया आप अगर फ्रॉड करेंगे तो पकड़े जाएंगे। इस डर से भी मैनेजमेंट ने फ्रॉड करने कम कर दिए। ठीक है, और फिर अगर कोई करते थे तो वो अक्सर फ्रॉड जो है वो ऑडिटर भी आइडेंटिफाई कर लेते थे। ठीक है जी। हाँ, लेकिन एक चीज यहां पे याद रखिएगा, आपके जहन में शायद एक गलत कंसेप्ट ये बन रहा होगा कि शायद ऑडिटर 100% फ्रॉड डिटेक्ट कर लेता है, 100% मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट कर लेता है। नहीं, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं आपका उस्ताद हूं, ठीक है, अमूमी तौर पे मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो विजडम है, वो एक स्टूडेंट से, एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा होगी। इस पे एग्री करते हैं? लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो इस एज में, इस उम्र में भी विजडम में, वो अपने स्ट्रेटजी में, अपनी इंटेलिजेंस में वो मेरे से आगे हो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है, बल्कि कभी कभार तो ऐसे स्टूडेंट से मुलाकात भी हो जाती है। बिल्कुल पॉसिबल है। उसी तरह याद रखिए, अब ये डिपेंड करता है, मैं आपको सिखाऊंगा या आप मुझे सिखाएंगे, ये डिपेंड करता है। कोई 100% रूल नहीं है कि मैं ही हमेशा आपको सिखाऊंगा।
हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा उसके पास ऐसी स्किल हो जो मेरे पास नहीं, वो मुझे सिखाए। तो सम टाइम ऐसा है, जनरल रूल यही है, ऑडिटर मैनेजमेंट से ज्यादा शातिर होता है क्योंकि उसने चीजें सीखी होती हैं, उसके पास एक्सपीरियंस होता है जगह जगह का। लेकिन स्टिल ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैनेजमेंट का कोई एम्प्लॉय हो, पर्सन हो, वो ऑडिटर से भी ज्यादा चालाक हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में फिर हो सकता है कि कुछ फ्रॉड ऐसे, हमेशा रिस्क रहता है कि एज ऑडिटर अगर हमसे भी ज्यादा चालाक बंदा मैनेजमेंट में मौजूद है तो हो सकता है मे बी हम उस फ्रॉड को डिटेक्ट ना कर पाए जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से किया गया हो, ठीक है, जो स्किलफुलनेस से किया गया हो। एक दफा फ्रॉड पे रिसर्च हुई, उन्होंने बताया फ्रॉड के बारे में, उन्होंने कहा जिस फ्रॉड में, कौन से फ्रॉड डिटेक्ट करना हमारे लिए एज ऑडिटर ज्यादा मुश्किल होते हैं, बोला जिस फ्रॉड में जितनी ज्यादा हायर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी उसे डिटेक्ट करना उतना ही मुश्किल होगा। दूसरा सूल बताया, जिस फ्रॉड में जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते जाएंगे ना वो डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। एक बंदे ने फ्रॉड किया, डिटेक्ट करना आसान है, 3-4 लोगों ने मिलकर फ्रॉड किया, डिटेक्ट करना मुश्किल है। एक ही बात दूसरे से पूछेंगे, दूसरे की तीसरे से पूछेंगे, वो एक दूसरे को हाँ ही करेंगे। तो इसीलिए याद रखिए, नो डाउट हम बहुत ज्यादा एज ऑडिटर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टिल हम ये स्टेटमेंट कभी भी नहीं दे सकते कि भैया हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 100% मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट कर ली है, क्योंकि हमेशा चांस है कि हमसे भी 2 कदम आगे का कोई बंदा हो, वो दूसरी साइड पे मौजूद हो, ठीक है। तो इसलिए हमने 100% कभी भी श्योरिटी या गारंटी अपने काम की नहीं, लेकिन स्टिल भाई 100% ना भी हो, कोई 95% भी श्योरिटी मिल जाए, ये भी बड़ी बात है। तो शेयर होल्डर ने कहा सर बेफिक्र हो जाए, हम पहचान गए, कोई बात नहीं, का दुका छोटी मोटी गलती हो ही जाती है, ठीक है, हमसे भी हो जाती है, लेकिन 95% तक आपने तसल्ली करा दी हमारी, ये भी बहुत है। तो यहां से फिर ऑडिटर को एप्रिसिएशन मिलना शुरू हुई, ठीक है, और शेयर होल्डर्स ने ऑडिटर को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा मैनेजमेंट पहले तो हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती थी हमें वही एक्सेप्ट करनी पड़े, अब आप उसको सारा चेक करके जो गड़बड़ होती है वो हमें रिपोर्ट के जरिए से बता देते हैं, वेल डन। यहां से फिर ऑडिट प्रोफेशन स्टार्ट हुआ, प्रमोट होना शुरू हुआ। शेयर होल्डर्स ने खुद भी ऑडिटर को पॉइंट किया, अपने दोस्तों को भी कहा भाई मैनेजमेंट के ऊपर ना रहना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिटर से चेक करवाओ। इस तरह ये प्रोफेशन ग्रो होना शुरू हुआ। यहां तक क्लियर है? चलिए यहां तक जो चीजें हैं अब उनको हम सम अप करते हैं। क्या आपको यह पता है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है मैनेजमेंट चाहती है बेस्ट व्यू प्रेजेंट करना, जबकि शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो इस वजह से कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस्ट व्यू किस वजह से प्रेजेंट करना चाहती है, क्योंकि इंसेंटिव है, उन्हें बोनस प्रमोशन मिलने हैं, ठीक है, और प्रेशर भी है। क्या प्रेशर है कि रिमूव कर दिया जाएगा अगर सही काम नहीं किया, क्रिटिसाइज किया जाएगा, क्लास होगी। यानी एक समझ लीजिए कि पुल फैक्टर भी है, पुश फैक्टर भी है, लालच भी है, डर भी है कि बोनस मिलेगा। डर क्या है, जो जॉब से निकाल देंगे। तो इस वजह से मैनेजमेंट ने हेरफेर करना शुरू की, गैप आ गया। अब जब गैप आ गया तो फिर इसका हल क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट पर्सन कोई आए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करे। वो इंडिपेंडेंट पर्सन कौन है? वो इंडिपेंडेंट पर्सन ऑडिटर है, जो अपनी रिपोर्ट के जरिए से शेयर होल्डर्स को बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या इनमें गड़बड़ है। लेकिन ऑडिटर के रोल के हवाले से 2-3 चीजें ध्यान में रखिएगा। पहला असूल, ऑडिटर ट्रू एंड फेयर व्यू को चेक करेगा। यानी ऑडिटर का मकसद क्या है कि ऑडिटर का मकसद बेस्ट व्यू नहीं है, उसका मकसद क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हूं, ऑडिटर ने ये चेक करना है। फिर दूसरी बात, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी इसे किसी किस्म के मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस से आजाद होना चाहिए, ठीक है। बल्कि इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट ना अब काफी हद तक वाइड हो चुका है। अब रूल ये है कि ऑडिटर को ना सिर्फ मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बल्कि अच्छे ऑडिटर को शेयर होल्डर से भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंस में दोनों आ जाएंगे, ऑडिटर को मैनेजमेंट से भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए और शेयर, भाई मैनेजमेंट से क्यों, ताकि कहीं ऐसा ना हो मैनेजमेंट के साथ मिलकर शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड कर ले,
तो ये बात तो समझ आती है, मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। शेयर होल्डर से इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो शेयर होल्डर के साथ मिलकर गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड कर दे। हो सकता है वो टैक्स सेविंग वगैरह के लिए मिलकर गड़बड़ करके ताकि टैक्स बच जाए, टैक्स सॉरी। तो इसीलिए अच्छा ऑडिटर आज की दुनिया में कौन समझा जाता है, जो सिर्फ मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट हो वो, या जो मैनेजमेंट और इंडिपेंडेंट दोनों, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर दोनों से इंडिपेंडेंट हो, दोनों से इंडिपेंडेंट। और तीसरा और शायद सबसे अहम, इन तीनों में से अहम पॉइंट ये है कि ऑडिटर एक एक चीज को चेक नहीं करेगा। ऑडिटर 100% चेकिंग नहीं कर सकता। ऑडिटर अपने काम की 100% गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, वो हर बड़ी चीज को तो चेक कर लेगा, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हो सकता है रह जाए। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑडिटर अपने वर्क की 100% गारंटी नहीं देता। ऑडिटर ट्रस्ट तो प्रोवाइड करता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है उसकी वजह से, लेकिन 100% नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए, क्या आप समझते हैं कि एक क्लाइंट का अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसने पूरे साल में बहुत सी ट्रांजैक्शन की है, उसने कुछ ट्रांजैक्शन सैकड़ों की है, कुछ हजारों की है, कुछ लाखों की है, कुछ करोड़ों की है। ऑडिटर करोड़ों की ट्रांजैक्शन जरूर चेक करेगा, लाखों की ट्रांजैक्शन भी चेक करेगा, हजारों की ट्रांजैक्शन भी किसी हद तक चेक करेगा। क्या ये सैकड़ों वाली ट्रांजैक्शन भी उसे चेक करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। एक तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, एक तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। वो ऑडिट जो हम 3 महीनों में करते हैं ना, अगर हम एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करें वो 3 साल में निपटेगा। और दूसरा ये कि ये ट्रांजैक्शन इतनी छोटी छोटी होती है कि अहम पे नहीं होती, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन होती हैं अहम है। शेयर होल्डर्स कहते हैं भाईजान हमें करोड़ों की कंपनी है और ये चंद 100 200-400 को आप चेक ना करें, टाइम जाया कर रहे हैं आप, अपना भी हमारा भी। ठीक है, मुझे याद आता है यहाँ पे अक्सर एक कंसेप्ट, कोई मूवी देख रहा है, उसमें एक विलन एक डायलॉग बोलता है। क्या डायलॉग बोलता है? कहता है हीरो का कारोबार करने वाले लकड़ी के डब्बों की परवाह नहीं करते। मुझे बताइए, क्या आप इस बात से, इस कंसेप्ट से, इस अप्रोच से एग्री करते हैं कि हीरो का कारोबार करने वाले लकड़ी के डब्बों की परवाह करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं। तो बताइए, हम भी हीरो का कारोबार कर रहे हैं, क्या हमें ये छोटी छोटी ट्रांजैक्शन जो सैकड़ों, इनकी परवाह करनी चाहिए? नहीं करनी। इवन शेयर होल्डर कहते हैं सर हम भी नहीं करते। भाई 10 लाख का प्रॉफिट है, उसमें 200-400 ऊपर नीचे हो भी गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि फर्क पड़ता है फैसलों से? नहीं फर्क पड़ता 200-400 ऊपर नीचे होने से। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं मटीरियलिटी का कंसेप्ट। यानी मटीरियल का मतलब होता है अहम चीजें, इममटीरियल का मतलब होता है जो गैर अहम चीज, अनइम्पोर्टेंट। तो ऑडिटर याद रखे, हर मटेरियल चीज को चेक करेगा। मटेरियल को समझे मेजर चीज, हर मेजर चीज को चेक करेगा ऑडिटर, हर मेजर चीज को। लेकिन जो इममटेरियल होगी उनमें गड़बड़ हो सकती है। जैसे अगर ये कंसेप्ट मटेरियलिटी का आपको क्लियर हुआ तो मैं इसका एक फार्मूला बता देता हूं। हमारे सीनियर ने हमें एक फार्मूला दिया हुआ है। अब हमने पूछा सर ये कंसेप्ट तो हमें समझ आ गया कि एज ऑडिटर हमने मटेरियल आइटम्स के ऊपर फोकस करना है, इममटेरियल आइटम्स के ऊपर फोकस नहीं करना। ये बात समझ आ गई, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कौन सी आइटम मटेरियल है, कौन सी इममटेरियल है? उन्होंने कहा एक मोटा मोटा असूल आपको बता दिया जाता है, अभी तफसीली डिस्कशन बाद में कभी होगी, मोटा असूल सुन लें। जितना प्रॉफिट है उसका 5% मटीरियलिटी लेवल है। जितना प्रॉफिट है उसका 5% मटीरियलिटी लेवल है। क्योंकि जिस बंदे के पास 100 रुपए होंगे ना, उसको 1-2 रुपए ऊपर नीचे होने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 15-20 रुपए ऊपर नीचे हो गए इससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5%। और अगर आप देखें ना, आप इस रूल को अपनी जनरल लाइफ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने कहा एग्जाम फीस कितनी है, पता चला 1000 है, पे करने के लिए पता चला 50 रुपए और ऐड करने हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पता चला उधर जाके 1000 नहीं 1500 है फीस, इससे शायद फर्क पड़े। तो इसलिए 5% ऑफ प्रॉफिट, इससे ज्यादा की अमाउंट, इसके बराबर या इससे ज्यादा की अमाउंट होगी तो उसे क्या कहते हैं? मटेरियल। और इससे कम की अमाउंट होगी इममटेरियल। मुझे बताइए, क्या ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करता है? क्या एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करता है? उसका फोकस किसके ऊपर है? मटेरियल के ऊपर, और इममटेरियल के ऊपर फोकस नहीं है। अब एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल सुने। फर्ज कीजिए 1 मिलियन का प्रॉफिट है,
इसको एसेट की वजह कर ले प्रॉफिट। 1 मिलियन का क्या है? प्रॉफिट है। जरा कैलकुलेट कीजिए इसका मटेरियलिटी लेवल क्या होगा, कैलकुलेट करें सर। ये छोटी सी एक्सरसाइज जिससे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने ऑडिट का पेपर देने जाएंगे, कैलकुलेटर भी साथ लेके जाना है। क्यों कैलकुलेटर साथ लेके जाना है? मटेरियलिटी कैलकुलेट करना पड़ सकती है, और भी कैलकुलेशन है। 1 मिलियन 10 लाख मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करें, शाबाश। हाइब्रिड क्लास में रूम नंबर 4 में बताइए स्टूडेंट, हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में बताइए मटेरियलिटी लेवल क्या है आपका, क्या आया? 50,000। ये हुई ना आवाज, शाबाश, जानदार जवाब। 50,000 ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताइए इस केस में क्या जो ₹100 का एरर है, ₹100 की मिस स्टेटमेंट है, इस केस में क्या वो मटेरियल है कि इमटेरियल? इमटेरियल। अगर राइटर ऐसी मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर सका तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम, ये इमटेरियल है। और अगर कोई 200,000 की मिस स्टेटमेंट हुई तो क्या? मटेरियल। ये हमें चेक करें, इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, आप दो में से किसी एक को चेक कर सकते हैं। किसको चेक करेंगे? 200। दोनों को तो नहीं करेंगे, ठीक है। एक याद आ गया, एक कंपनी थी, वहां पे हम गए ऑडिट करने के लिए। याद रखिए ऑडिट करने के लिए ना हमें मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। वो इंफॉर्मेशन सिर्फ CFO CEO से नहीं लेनी, आप उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और हमें पता होता है CFO से अगर कोई गड़बड़ हुई है ना, CFO CEO हमें नहीं बताएंगे, वो इधर उधर से हमें मिलेगी। तो हमें ना अपने प्रोफेशन के दौरान कुछ ना यारी दोस्ती लगानी पड़ती है इधर उधर के लोगों से। तो वहाँ पे एक ड्राइवर था, ठीक है। ये जो लोग होते हैं ड्राइवर, ये चौकीदार, गार्ड वगैरह, इनके पास बाज़ औक़ात ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है ना और किसी के पास नहीं होती, ठीक है। मूवीज वगैरह में आप देखते होंगे, वो आधी रात को वो ट्रक जो आता है और फिर वो अनलोड होके वापस जाता है, ये इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती, सिर्फ एक बंदे के पास होगी। किसके पास? गार्ड के पास होगी या फ्रॉड करने वाले के पास? फ्रॉड करने वाला बताएगा नहीं कि स्मगलिंग कर रहा है, गार्ड बता सकता है, ठीक है। तो गार्ड के साथ में बैठ, वो गार्ड नहीं था, वो था ड्राइवर था। ड्राइवर के पास बैठे, गपशप लगा रहे, चाय पी रहे हैं उसके साथ। कह रहे हैं सर जी क्या काम करते हैं आप? मैंने कहा जी ऑडिटर। क्या करते हैं? चेकिंग शेकिंग करते हैं। अच्छा फ्रॉड फ्रूड पकड़ते हैं आप लोग? मैंने कहा हाँ तकरीबन यही समझ लें। कहता लेकिन मैंने हिसाब लगाया आप लोग कोई काम सही नहीं करते। मैंने कहा हिसाब तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला? ये हम किसी को पता नहीं चलने देते। कहता सर जी बहुत आसान, पिछले साल में मैंने पेट्रोल भरवाया गाड़ी का, गाड़ी में फुल कर, मैंने बॉस ने मुझे बोला फुल करवाओ, तो उसमें लगने थे 10,000 का फुल होना था। मैंने 10,000 लिए और 9,000 पे फुल करवाया, 1,000 रुपये अपनी जेब में रखा। आज तक मुझे कोई नहीं पकड़ सका। मैंने कहा भाई कंपनी, उसका प्रॉफिट बिलियंस में उसका प्रॉफिट है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, उसमें तुम्हारे 1,000 रुपये का क्या पता चलना है? मैंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, आप बहुत शातिर इंसान हैं, आप शातिर इंसान। तो मुझे बताइए क्या ये 1,000 रुपये का एरर या फ्रॉड डिटेक्ट करना एज ऑडिटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है? क्या शेयर होल्डर को, जनरल पब्लिक को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो इस तरह के फ्रॉड भी हम डिटेक्ट कर सके होंगे? नहीं, हम कहेंगे भाई तुम लाखों करोड़ों की बात करो, ये छोटे छोटे चंद हज़ार को छोड़ दो। ये क्या है? इमटेरियल है। क्या है? इमटेरियल है। शाबाश, ठीक है जी। तो ये है कंसेप्ट मटेरियलिटी का। ये एक टेक्निकल कंसेप्ट था आज के लेक्चर में। इसके अलावा आज के लेक्चर में ये एक टेक्निकल कंसेप्ट था रिलेशनशिप जी, ट्रू एंड फेयर व्यू वाला टेक्निकल कंसेप्ट था ये। अच्छा उम्मीद है ये इंडिपेंडेंस भी, ये कंसेप्ट क्या आपको समझ आ गए? दूसरा चेक पॉइंट, यहां पे कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम, चीजें समझ आ रही हैं? चलिए ओके। मटेरियलिटी का फार्मूला फिर बता दीजिए मुझे क्या है जरा? 5% ऑफ प्रॉफिट। शाबाश, आगे चलते हैं जी जी। वो वैसे ही मैंने कहा पुश पुल का मतलब ये है कि एक अच्छा बोनस भी मिलेगा, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ठीक है। आप अगर असाइनमेंट करेंगे, टेस्ट करेंगे तो आपको प्राइज मिलेगा, ये इंसेंटिव है। और असाइनमेंट नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, ये क्या है? प्रेशर। तो दोनों चीजों के लिए फिर काम करते हैं। अच्छा काम करेंगे तो जन्नत मिलेगी, वो शायद फिर इतना हम अच्छे काम की तरफ राग़िब ना होते।
भाई गलत काम करेंगे तो दोज़ख में जलना पड़ेगा, ये थोड़ा टेरर है इसमें। हाँ हाँ, तो इसीलिए इंसेंटिव और प्रेशर दोनों वर्क कर रहे होते हैं। हाँ नहीं, पुश पुल मैंने वैसे ही बोल दिया था, वो मुझे बोलना नहीं चाहिए था। वो इंसेंटिव मतलब गुड और प्रेशर मीन्स बैड। अच्छा काम करेंगे तो फायदा नहीं। चलिए जी जी, क्या ऑडिटर को लाइव थ्रेट नहीं आ सकता? मैनेजमेंट की तरफ से अमूमी तौर पे नहीं आता, क्योंकि ऑडिट टीम में कोई बहुत से लोग जाके काम कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम लीडर की है। जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है ना, उसको बोलते हैं, जो लीडर था पूरी टीम का, उसको तो शायद थ्रेट आ सकता है, बाकियों को नहीं। ठीक है, बाकियों की हैसियत सिर्फ वर्कर की तरह होती है, लेकिन बहरहाल इन वर्स्ट केस आ सकता है। स्टैंडर्ड में एक जगह ये कंसेप्ट डिस्कस हुआ है कि जब थ्रेट। जी जी, एक जगह हमने ये कहा था कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो सिर्फ फाइनेंशियली मालिक हैं, वो आपके डायरेक्टर्स रखते हैं कंपनी रन करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। डायरेक्टर्स ने जब सारे फैसले करने हैं तो क्या उनके फैसलों में ये नहीं आ सकता कि वो एक ऑडिटर को किसी और से चेंज कर सकें अगर उनको अपने लिए थ्रेट फील हो रहा है? नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन इनका ये है कि क्या डायरेक्टर जो है वो अगर ऑडिटर से थ्रेट फील हो रहा है, ऑडिटर को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसका जवाब है नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डायरेक्टर्स के पास ऑडिटर को चेंज करने की अथॉरिटी होती ना, तो फिर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता। ठीक है, बल्कि चलिए, आपने सवाल उठाया तो मुझे ये बताइए, एक ऑडिट एंगेजमेंट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? 3। शाबाश। अच्छा मुझे बताइए, डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके रिपोर्ट देना शेयर होल्डर्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डायरेक्टर्स की। ठीक है, और ऑडिटर को डायरेक्टर से भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, शेयर होल्डर से भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छा जी जी जी, शाबाश, आगे पूछें। अगर इनमैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अंदर रहते हुए 20,000 की मल्टीपल चीजें वो सिर्फ कर रहे हैं तो वो मटेरियलिटी में आ जाएगी, तो क्या ऑडिटर उन 30 छोटी अमाउंट को इग्नोर करना जाएगा? अच्छा यहाँ पे सुन लें, इनका क्वेश्चन ये है कि सर अगर फर्ज करें हमारा मटेरियलिटी लेवल है 10,000 और इसमें 12,000 की कोई आइटम आती है, वो तो आप चेक कर लेंगे। 6,000 की आती है नहीं करेंगे, 7,000 की आती है नहीं करेंगे, लेकिन इंडिविजुअली तो नहीं, लेकिन मल्टीपल स्मॉल मिस स्टेटमेंट, मल्टीपल इमटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्रीगेट होके मटेरियल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो उसको कैसे डील करना है, उसको डील करना भी सिखाया गया है, लेकिन वो भी नहीं। देखिए अभी जो कंसेप्ट मैं बिल्ड कर रहा ना, वो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। ये कंसेप्ट आगे खुलेंगे, मटेरियलिटी लेवल का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, मटेरियलिटी का कंसेप्ट आएगा आगे, आगे चल के आप देखेंगे। ठीक है, कि बाजू का स्मॉल मिस स्टेटमेंट भी मटेरियल वो कम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर मैं यही बात आपसे कहूँ, भैया मुझे ये बताओ मेरी सैलरी में 2,000 रुपीज का इंक्रीज हो गया, बताइए इमटेरियल है कि मटेरियल? इमटेरियल। शाबाश, फौरी बता दिया ना। अच्छा आपकी फीस में 2,000 का इंक्रीज हो गया, आएगा मटेरियल, आए हैं ना लाइन पे। तो बाजू का स्मॉल भी मटेरियल हो जाता, ये सारी कहानी आगे चलेगी। ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर रहना है। बेसिक कंसेप्ट क्या? मटेरियलिटी लेवल 5% ऑफ प्रॉफिट मटेरियलिटी है। डन। अच्छा अब आहिस्ता आहिस्ता ये ऑडिटर जो है वो एक हीरो के तौर पे सामने, उनका ये तो चेकिंग कर लेता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया गया कि आज के दिन में पाकिस्तान समेत बहुत सी कंट्रीज में ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड है। लार्ज कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, पार्टनरशिप के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, स्मॉल कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज वो 1 मिलियन पेड ऑफ कैपिटल, वो आपको याद होगा परवीन एक होती थी, 1 मिलियन से ज्यादा पेड ऑफ, जितनी भी कंपनी का कैपिटल है बड़ी बड़ी कंपनीज, उन सब के लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड है। तो जो चीज रिक्वायर्ड बाय लॉ होती है उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, और जो चीज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ होती है नॉन स्टैट्यूटरी। तो अब आजकल के दौर में बड़ी बड़ी कंपनीज का स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायर्ड है। अच्छा तो मुझे बताइए, क्या दुनिया में नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट भी होता होगा कि नहीं होता? होता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं
कि बड़ी बड़ी कंपनी तो ऑडिट करवाती ही हैं क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है। बाज़ औक़ात सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप ये भी ऑडिट करवाएंगे। क्यों? इनके लिए तो रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, ये क्यों ऑडिट करवाएंगे? हाँ, क्योंकि ऑडिट के कुछ फायदे भी हैं। लॉ की रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट तो पूरी हो ही जाती है, ऑडिट के कुछ फायदे भी हैं कि नहीं है? हैं भाई, जब ऑडिट लीगली रिक्वायर्ड नहीं था तब भी तो प्रमोशन हुई थी इसकी। किस वजह से हुई थी? इसके एडवांटेजेस की वजह से हुई थी। तो ऑडिट के क्या क्या फायदे हैं ये सुन लें। ऑडिट गुड एक्टिविटी है कि बैड? इसके क्या, अच्छा ये वैसे डिपेंड करता है पूछ किससे रहे हैं। शेयर होल्डर से पूछेंगे वो कहेगा गुड, और मैनेजमेंट से पूछेंगे कहेगा बैड। हम तो सारा कुछ कर लेते हैं, कुछ भी नहीं करते तो सिर्फ साइन कर देते हैं। नहीं 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 भैया। एडवांटेजेस क्या है? इनहेंस क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। खुद मुझे बताइए, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के पास डायरेक्ट पहुंचे, दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी है जो ऑडिट होने के बाद पूछे, कौन सी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रस्ट लेवल ज्यादा होगा? ऑडिट के बाद। तो ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, एश्योरेंस लेवल बढ़ जाता है। ऑडिट होने के बाद क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। क्रेडिबिलिटी कह ले, ट्रस्ट कह ले, कॉन्फिडेंस कह ले, एश्योरेंस कह ले। क्योंकि एश्योरेंस क्यों बढ़ जाती है? एश्योरेंस क्यों? क्योंकि अब शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ज्यादा श्योर हैं कि वो ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑडिटर प्रोवाइड्स एश्योरेंस टू शेयर होल्डर? क्योंकि ऑडिटर की रिपोर्ट देने के बाद शेयर होल्डर ज्यादा श्योर हो जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो शाबाश, लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? ऑडिटर प्रोवाइड्स एश्योरेंस टू फाइनेंशियल शेयर होल्डर्स। ऑडिटर प्रोवाइड्स एश्योरेंस टू शेयर होल्डर। मतलब समझ रहे इस लाइन का मतलब क्या है? कि ऑडिट रिपोर्ट जब शेयर होल्डर को दी जाती है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ज्यादा श्योर हो जाते हैं कि वो ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, इंप्रूव इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल की भी बात करते हैं। नेक्स्ट है इंश्योर कंप्लायंस लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। कि ऑडिट से बाज़ का जो लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही है कि नहीं, ये भी पता चल जाता है। जैसे अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा ना, जैसे टैक्स लीगल रिक्वायरमेंट है ना। जब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो टैक्स एक्सपेंस को भी तो चेक करेगा। तो क्या अगर टैक्स की कैलकुलेशन ठीक नहीं हो रही तो वो बता नहीं देगा, ए मैनेजमेंट तुम लोग जो लॉ की रिक्वायरमेंट है ना टैक्स से वाले वो ठीक नहीं कर रहे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो चेकिंग हो ही गई। जो ऐसे लॉज है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है उनके बारे में भी पता चल रहा है कि वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जैसे इनकम टैक्स, जैसे पेंशन से रिलेटेड लॉज भी होते हैं। आपको पता है पेंशन लायबिलिटी बैलेंस शीट में आती है ना। पेंशन लायबिलिटी आपने भी कैलकुलेशन नहीं की होगी, एडवांस कंसेप्ट है। पेंशन लायबिलिटी कुछ कंपनी जो पे करती हैं वो उनकी बैलेंस शीट में एज लायबिलिटी आता है। ऑडिटर को उस लायबिलिटी को वेरीफाई करना होता है। तो वो चूंकि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आप अपने एम्प्लॉइज को पेंशन देंगे, जो भी क्वालिफाई करते हैं इसके लिए कंपनीज जिनके ऊपर रिक्वायरमेंट है। तो ऑडिट के दौरान में ये पता चल जाता है कि क्या ये वाली लीगल रिक्वायरमेंट भी मैनेजमेंट पूरी कर रही है कि नहीं कर रही। लेकिन सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता चलता। किन लीगल रिक्वायरमेंट्स का पता चलता है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से। तो ऑडिट करवाने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और क्या होता है? लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता चल जाता है, कोई वायलेशन तो नहीं हो रही लीगल रिक्वायरमेंट्स की। और क्या होगा? डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेशन होती है। कैसे? मर्जर एक्विजिशन वगैरह में, इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस में आसानी होती है। मर्जर एंड एक्विजिशन थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, इसको यूज समझ लीजिए। सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस। आपने अगर गाड़ी खरीदनी हो अकेले जाके खरीदाएंगे कि किसी एक्सपर्ट बंदे को साथ लेके जाएंगे, कारीगर को, भाई जरा गाड़ी को इंजन चेक करो कितनी प्राइस होनी चाहिए, एक्सपर्ट बंदे को। उसी तरह अगर आपने कोई बिजनेस खरीदना है, फर्ज करें आप बिजनेसमैन है, बिजनेस खरीदना है, तो दूसरा बंदा तो अपनी कीमत बढ़ा चढ़ा के बिजनेस की बताएगा कि इसके अंदर कितने एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू जाता है। आप किसी ऑडिटर से बोलेंगे ना, भैया इस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करो और फिर मुझे बताओ इसके एसेट्स और लायबिलिटीज की ट्रू वैल्यू क्या है। तो ऐसा नहीं है कि ऑडिटर सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करता है। ऑडिटर जो मर्जर वगैरह होते हैं
जो एक्विजिशंस होती हैं, जो बिजनेस एक्वायर किए जाते हैं, इसमें भी एज का एडवाइजर काम करता है, चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट्स लायबिलिटी की ट्रू वैल्यू लगाता है, ठीक है। और फाइनेंसिंग में भी सपोर्ट करता है, लोन लेने के लिए भी। आप बैंक के पास अगर आप बैंक के पास पर्सनल लोन लेने के लिए जाएंगे ना, बैंक आपसे कहेगा पहले तो कोई सिक्योरिटी लिखवाओ, ठीक है, फिर आपसे कहेगा अच्छा कोई सैलरी वगैरह है, सैलरी स्लिप लेके आओ ताकि पता चले आप हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकोगे कि नहीं, अगर कोई सैलरीड पर्सन जाएगा लोन लेने के लिए। लेकिन अगर कोई बिजनेस लोन लेने के लिए जाएगा, उसकी सैलरी स्लिप नहीं मांगेगा। बैंक क्या मांगेगा वाला? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवा के लाओ ताकि हमें पता चले आपका लेवल ऑफ बिजनेस कितना है, कितना प्रॉफिट, कितने एसेट, कितनी लायबिलिटी, उस लिहाज से आपको लोन अप्रूव करे। ये ना छोटा बिजनेस है ज्यादा अमाउंट लोन की अप्रूव करे। तो ऑडिट प्रैक्टिस में याद रखिए, ये रिक्वायरमेंट है। बिजनेस जब कभी लोन लेने के लिए जाएगा, बैंक उससे हमेशा उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगेगा, लाजमी मांगेगा। और अक्सर ये कहेगा कि भैया ये सादा वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं चाहिए, इनको ऑडिट करवा के लाओ, ऑडिट करवा के लाओ, ठीक है। तो ये मुझे बताइए, क्या ऑडिट का सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट्स की वजह से ही ऑडिट करवाया जाता है कि और रीजन भी हैं? और क्या क्या रीजन है? हाँ जी, अश्योरेंस बढ़ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, और क्या है, लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस हो जाती है, बिजनेस की सेल परचेज में फैसिलिटेशन हो जाती है, लोन लेने में आसानी होती है। अब सबसे टेक्निकल कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं एडवांटेजेस में। इंटरनल कंट्रोल, याद है इंटरनल कंट्रोल? ओके, अच्छा इंटरनल कंट्रोल क्या है? आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन जरा करते हैं। क्या किसी इंसान के ऊपर माहौल का असर पड़ता है? कि जैसा माहौल होगा उसी में, बिल्कुल ऐसा। मेरे दो दोस्त हैं, ये सच्चा वाकया बता रहा हूं। दो दोस्त हैं, एक है थोड़ा जरा दीनी तबीयत है उसके, ठीक है, एक बैंकर है, वो थोड़ा फाइनेंस में खेलता है, बात करता है। दोनों के पास एक एक घंटा गुजारूं ना, मेरी सोच में तब्दीली आ जाती है, ठीक है। हालांकि इस एज में आके इतनी ज्यादा तब्दीली आती है सोच में, आपकी एज में ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होती हैं चीजें, लेकिन फिर भी जब वो दीनदार किस्म के दोस्त के पास बैठता हूँ तो मैं हिसाब किताब लगाना, यार ये जमात के साथ नमाज जो नहीं ना पढ़ी, ये नुकसान हो गया वाकई, आइंदा वादा करो जमात के साथ नुकसान। और जब वो बैंकर के पास बैठता हूँ, यार अगर एक आधे कोर्स और कर लूँ ना तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट यहाँ से उठा के यहाँ कर लूँ ना, ये इतने पैसे नहीं इसको, सो असर पड़ता है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप आर्टिकल्स के करने के लिए जाएंगे ना फर्म्स में, तो याद रखिएगा आप किस फर्म को ज्वाइन करते हैं, इसका आपकी सारी जिंदगी पे असर पड़ेगा। 3.5 साल 3.5 साल आपने जिस एनवायरनमेंट में गुजारने हैं ना, उसका असर आपकी बाकी की सारी जिंदगी पे पड़ेगा। इसीलिए वो आपने फैसला सोच समझ के करना है। अच्छी फर्म में जाएंगे, आपकी बाकी की जिंदगी में भी अच्छे आपको ट्रेनिंग मिलेगी, काम आएगी। और अगर किसी गलत किस्म की फर्म में जाएंगे, 2 नंबरिया सीखेंगे, बाकी उम्र भी उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फर्म से या माहौल से असर पड़ता है। अच्छा, अच्छी फर्म से मुराद मेरा ये नहीं है फेमस फर्म, नहीं, अच्छी फर्म और फेमस फर्म में फर्क है। जो आप बोलते हैं बिग 4, बिग 10 फर्म, अच्छी फर्म हो सकती हैं ये भी, लेकिन इनमें भी हो सकता है कि प्रैक्टिसेस कुछ गलत। तो आपने बाज़ औक़ात ऐसा होता है, छोटी फर्म होती है लेकिन कल्चर अच्छा, एनवायरनमेंट अच्छा होता है। मेरा मशवरा ये है, मशवरा है, बाकी करना आपने अपनी मर्जी। हो सके तो छोटी बड़ी फर्म को ना देखें, आपने कौन सा सारी जिंदगी गुजारनी है, आपने कौन सा खरीदना है उसको, ठीक है। सिर्फ ये देखें क्या एनवायरनमेंट अच्छा है, गालम गलोच तो नहीं होती, बिला वजह लेट सीटिंग तो नहीं होती, टॉक्सिक एनवायरनमेंट तो नहीं है, ये चीज़ें देख के फिर आप ट्रेनिंग कर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कंपैरेटिवली स्मॉलर फर्म होती हैं, इनमें ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल चले वापिस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे माहौल, आपने कहा माहौल से फर्क पड़ता है। अच्छे माहौल में जो बच्चा वक्त गुजारेगा वो अच्छा बच्चा बनेगा, बुरे माहौल में जो वक्त गुजारेगा मोस्ट लाइक, कंफर्म नहीं है ऐसा, कंफर्म लेकिन मोस्ट लाइकली वो बुरा बच्चा, ऐसा ही है। उसी तरीके से एक कंपनी के अंदर भी एक माहौल होता है काम करने का। क्या एम्प्लॉयज के साथ अच्छे तरीके से बिहेव किया जाता है,
क्या प्रमोशन जो दी जाती हैं वो कॉम्पिटेंस की बेस पे दी जाती हैं, सिफारिश तो नहीं है, एम्प्लॉयज़ को प्रेशराइज तो नहीं किया जाता, ठीक है, बिला वजह उनको ऐसे टारगेट तो नहीं दिए जाते जो मीट करना बहुत मुश्किल हो, ठीक है। क्या जो एम्प्लॉयर्स हैं वो सच बोलते हैं, जो बड़े टॉप लेवल के लीडर है, डायरेक्टर्स है, सच बोलते हैं, झूठ तो नहीं बोलते, कल्चर झूठ बोलने का तो नहीं है, ठीक है। क्या चोरी चुकारी अगर कोई हो जाए तो फिर उसको इग्नोर कर दिया जाता है, बल्कि उसको प्रमोशन दी जाती है कि चोरी चुकारी करने वाले के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। ये सारी चीजें माहौल बनाती हैं उस कंपनी का। इसको हम बोलते हैं ऑडिट की टेक्निकल लैंग्वेज में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। किसी भी कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इसकी ऑडिट की डेफिनेशन क्या है? ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन ये है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कंपनीज के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अप्लाई किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, उसे बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यानी रूल्स एंड रेगुलेशन टू रन कंपनी, तरीकाकार, एटीट्यूड, मेथड्स, कुछ भी कह लें आप, कंसेप्ट समझ रहे हैं ना? अच्छा, बताना क्या चाह रहा हूं? आप बताना ये चाह रहा हूं कि अगर किसी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम गुड होगा, स्ट्रांग होगा, तो उससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी वो भी अच्छी होंगी, उनमें गलतियां नहीं होंगी। और अगर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होगा, बैड होगा, पुअर होगा, तो उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के निकलेंगी वो भी वीक हो, बैड, यानी उनमें मिस स्टेटमेंट ज्यादा होगी। ऐसा ही है। अच्छा, अब एज ऑडिटर ना हम घूमते फिरते रहते हैं, कभी एक कंपनी, कभी दूसरी कंपनी, कभी तीसरी कंपनी, 2-3 महीने से ज्यादा मामूली तौर पे एक कंपनी में हम नहीं लगाते, मतलब उसमें ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। तो घूम फिर के ना हमने घाट घाट का पानी पिया होता है। तो किसी जगह पे अगर हमें जाके लगे कि यहाँ पे कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, उसमें गड़बड़ है, क्या हम कंपनी की मैनेजमेंट को सजेशंस दे सकते हैं कि इसको इंप्रूव कर लें? बिल्कुल सजेशन दे सकते हैं। तो एक फायदा ऑडिट का ये भी होता है, क्या फायदा होता है कि एक्सपर्ट बंदा जो कंपनी घूमा हुआ है, वो आके आपकी कंपनी में अगर कोई उसके सिस्टम में गलती, किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग, याद रखिएगा सबसे अहम कंसेप्ट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अलग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो प्रोसेस है, एक प्रोसेस का नाम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आउटपुट का नाम है, ये दोनों अलग है। ये समझे, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अलग कंसेप्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग। भाई ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मुझे बताइए, क्या ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ नजर आ रही है तो वो कहेगा सर मैंने बहुत सी कंपनीज में काम किया है, मैं इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस जानता हूं, आप इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करें सर, मैंने बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट किया है, वहां पे तो हर महीने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती थी, आप 3 महीने के बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ना करें सर जी, हर महीने बनाया करें, वरना कैशियर कोई फ्रॉड कर रहा होगा ना, 3 महीने बाद जाके पता चलेगा। हर में ये सजेशन दे सकता है कि नहीं दे सकता? दे सकता है। इससे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी इंप्रूव होगा। और रूल याद रखिएगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम गुड तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी गुड, यानी उसमें लेस मिस स्टेटमेंट। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग, लेस रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक तो मोर रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये लिख लें भाईजान, क्या बात मेरे मुंह से निकल गई, शाबाश, लिखें इसको, लिखें शाबाश। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग तो क्या होगा, एरो लगा के लिख लेंगे, इफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग, आगे एरो लगा, लेस रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और नीचे दूसरी लाइन में लिख लें, इफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वीक, आगे एरो लगा के लिखे क्या, मोर रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, शाबाश, ये दोनों बातें लिखें, शाबाश शाबाश। ये हाइब्रिड क्लास में सारे बच्चे लिख रहे हैं, शाबाश, खुश हुआ, खुश हुआ। मुगैम्बो नहीं, मैं खुश हुआ, मैं खुश हुआ, मैं खुश हुआ। ये रूम नंबर 6 में बॉयज वाली साइड पे सेंटर में एक भाई हैं, वो नहीं लिख रहे। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख रहे आप।
भाई ये बात समझ आ गई आपको? इंटरनल कंट्रोल का लफ्ज समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, इंटरनल कंट्रोल को पूछे क्या है, आपने कहना है ये माहौल है कंपनी का, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। रूल्स एंड रेगुलेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, छोटी सी बात आ गई। घर जाके वालदा से पूछे, अगर फॉर एग्जांपल बहन से पूछे, भाई बताया अगर तवा ठीक होगा तो रोटियां कैसे पकेंगी? रोटियां ठीक पकेंगी। लेकिन अगर तवा ही खराब हुआ, वो कहीं पे वो आग की गरमाइश पहुंचती है, कहीं पे नहीं पहुंचती, तो रोटी भी क्या होगी? कच्ची पकी होगी। ऐसा ही है, वो तवा क्या है? वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, और वो रोटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, दोनों फर्क हैं, लेकिन एक ही परफॉर्मेंस दूसरे को अफेक्ट कर रही है, ये बताना चाह रहा हूं। इंटरनल कंट्रोल की परफॉर्मेंस इफेक्ट कर रही है। ठीक है जी, ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडवांटेजेस भी हो गए, ये भी कंसेप्ट हो गया, ये भी कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई कि कुछ ऑडिट इसलिए करवाए जाते हैं, रिक्वायर्ड बाय लॉ है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट। लेकिन दुनिया में कुछ ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, वो भी करवाए जाते हैं। वो क्यों करवाए जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह। यहां पे आ गया चेक पॉइंट। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए। इंटरनल, इनका सर एक इंटरनल ऑडिट भी होता है, एक इंटरनल, बिल्कुल इंटरनल ऑडिट भी होता है, इंटरनल ऑडिट भी होता है। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिट होता है कंपनी का एम्प्लॉय है, वो भी ऑडिटर ही, काम वही चेकिंग वाला ही करता है, लेकिन वो कौन होता है? कंपनी का, उसे डायरेक्टर रखते हैं अपने पास। इंटरनल ऑडिटर का काम वही है, लेकिन उसे कौन रखता है? डायरेक्टर अपने पास। अच्छा, मुझे पता है, मिसाल देने के लिए कह रहा हूं, हमारे घर के करीब थाना है, उसमें एसएचओ है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब आते जाते आपको उससे कुछ थोड़ा सा फील होता होगा ना, यार ये बड़ा पावरफुल पर्सन है, इसके साथ हेलो हाय रखनी चाहिए, अच्छी है। और अगर वो रिटायर हो जाए और आप उसे कहे, एसएचओ नहीं, कोई छोटा कोई मोटा सिपाही, कोई उसे कहे यार ऐसा करो, तुम फारिग हो, हम तुम्हें अच्छी सैलरी देते हैं, तुम हमारे घर में गार्ड की नौकरी कर लो। अब वो गार्ड की नौकरी कर लेगा। अब मुझे बताइए, क्या उसका स्टेटस वो काम वही, पहले भी हिफाजत करता था, अब भी हिफाजत करता है, पहले पूरे इलाके की, अब सिर्फ आपके घर की, काम की नेचर तो वही है। लेकिन मुझे बताइए, क्या पहले वो आपसे इंडिपेंडेंट था? ठीक है, क्या वो आपसे इंडिपेंडेंट है? वो नहीं है। उसका रोल चेंज होने की वजह से पोजीशन उसकी चेंज हो गई। उसी तरह अगर ऑडिटर कहे कि भाई मैं ऐसा करता हूं, जगह जगह क्या मैंने ऑडिट करना है, मैं एक ही कंपनी का एम्प्लॉय बन के जिंदगी गुजार लेता हूं, ये भी ऑप्शन होती है। ऐसे बंदे को कहते हैं इंटरनल ऑडिटर। इसको डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, लेकिन याद रखे, इंटरनल ऑडिटर वो सांप है जिसका जहर निकल चुका है। ठीक है, इससे मैनेजमेंट कोई नहीं डरती। क्यों? क्योंकि इसने मैनेजमेंट के इशारे पे काम करना होता है। इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय है, और अगर इंटरनल ऑडिटर कोई बात कह दे, कोई रिपोर्ट इशू कर दे, शेयर होल्डर उसकी बात नहीं मानते, उसकी बात, इंटरनल ऑडिटर की बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? वो भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका भी एक्सपीरियंस है। क्यों नहीं मानते? सिर्फ एक चीज की वजह से, क्या? इंडिपेंडेंट नहीं है वो। तो इंटरनल ऑडिटर किसको कहते हैं? जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है। और एक्सटर्नल ऑडिटर कौन है? कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, इंडिपेंडेंट है। एक्सटर्नल ऑडिटर की बात शेयर होल्डर मानते हैं, इंटरनल ऑडिटर की बात शेयर होल्डर, क्योंकि वो डायरेक्टर ने रखा हुआ है, वो तो वही कहेगा जो डायरेक्टर कहेंगे, डायरेक्टर के इशारों पे चलेगा। जी मेरे भाई। नहीं नहीं नहीं, इंटरनल ऑडिटर को इधर ही दफन कर दे, वो बाद में देखेंगे उसको। अभी इंटरनल ऑडिटर के बारे में नहीं सोचना, अभी सिर्फ वो भाई ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने बता दिया, वरना इधर नहीं है डिस्कशन उसकी, वो बाद में आएगी। जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मसला था, ऑडिटर से ठीक भी करवा लिया, तो उसके बाद शेयर प्राइस नहीं गिरी। आपने कहा था ना कि शेयर प्राइस कम हो जाती है अगर डिफेक्ट आ गया। हाँ जी, नहीं नहीं, वो बाद में हो जब ठीक ना करे। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, इनका क्वेश्चन ये है, सर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट आ गई तो क्या ऑडिटर फौरी तौर पे शेयर होल्डर्स को बता देगा कि पहले मैनेजमेंट को मौका देगा कि वो इसको करेक्ट कर ले, उनसे कहेगा? तो इसका जवाब यह है कि पहले उनसे कहेगा। अगर तो मैनेजमेंट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही कर दे, ठीक कर दे, और फिर जाहिर है अल्टीमेटली फाइनल वर्जन ही शेयर होल्डर के पास जाएगा। अगर इनिशियल वर्जन में मिस स्टेटमेंट थी, लेकिन ऑडिटर ने मिस स्टेटमेंट करेक्ट करने को बोला, डायरेक्टर ने कर दी, और फाइनल वर्जन जो शेयर होल्डर के पास गया उसमें मिस स्टेटमेंट नहीं है, बताइए रिपोर्ट में अनमोडिफाइड ओपिनियन होगा कि मॉडिफाइड? अनमोडिफाइड।
ठीक है, तो फाइनल वर्जन पे डिपेंड करता है। जी जी। How do we make this sure कि auditor ने जो आगे से modified जो financial statements दिए हैं उसमें कोई वो true and fair है? हाँ, इनका क्वेश्चन ये है कि सर ये कैसे पता चलता है कि ये ऑडिटर ने सही काम किया है। ऑडिटर भी तो रिश्वत लेके डायरेक्टर से गलत रिपोर्ट हो सकता है, मिस स्टेटमेंट हो और वो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दे, ऐसे हो सकता है, लेकिन इसको आई कैप चेक करता है। आई कैप इन ऑडिटर चेक करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है, और ऑडिटर सही काम कर रहा है कि नहीं। पाकिस्तान में ये कौन चेक करता है? दुनिया के हर मुल्क में एक इदारा है जो ऑडिटर की वर्किंग, उसका तरीकाकार चेक करता है। अब अगला सवाल आपने नहीं पूछना, हाँ आएगा वाला है, वो नहीं पूछना, वो हमारे स्कोप से बाहर। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक ऑडिट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? कौन कौन सी? मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर और डायरेक्टर। तीनों पार्टीज की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा ही है। दो पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम पढ़ चुके हैं, जैसे मैनेजमेंट की। क्या मैनेजमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? ऑडिट में तीन पार्टीज है ना, एक दो तीन, तीन पार्टीज है। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक उसमें अकाउंटिंग एस्टीमेट्स अप्लाई करने, अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई करनी, वगैरह 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 वगैरह। इन शॉर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। ओके। इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना अच्छे वाला, जिससे अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए गुड एनवायरनमेंट क्रिएट करना, क्या ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके? ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की क्या ऑडिटर की? मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की। ठीक है, ये ऑडिटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करता है उसकी जिम्मेदारी नहीं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा डिजाइन इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल, तीसरा अगर ऑडिटर को किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी पर्सन से पूछताछ करनी है, किसी एम्प्लॉय से पूछना है, क्या मैनेजमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए? मैनेजमेंट को खुद भी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, और अगर वो इंफॉर्मेशन किसी और एम्प्लॉय के पास है, किसी और पर्सन के पास है, तो उसमें फैसिलिटेट भी करना चाहिए। मैनेजमेंट को चाहिए ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड करे। मैनेजमेंट को चाहिए कि खुद से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, और अगर कोई इंफॉर्मेशन रह जाए और ऑडिटर कहे मुझे बताओ, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे जो ऑडिटर मजीद कहे। और अगर ऑडिटर कहे भाई मुझे एम्प्लॉय से मुलाकात करनी है, जरा ड्यूरिंग आपका सैलरीज एक्सपेंस इस साल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो नए एम्प्लॉयज आपने अपॉइंट किए हैं ना, जो आप कह रहे हैं नए आए हैं, मुझे जरा उनसे मुलाकात करवाओ, मैं देखूं बोगस एम्प्लॉयज तो नहीं है। तो मैनेजमेंट को क्या एक्सेस देनी चाहिए उन एम्प्लॉयज तक? यानी मैनेजमेंट की तीन बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मेन तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैनेजमेंट की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑडिटर को। ठीक है जी। क्या आपके ख्याल में अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड ना करे, ऑडिटर अपना काम कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। दूसरा काम, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या ऑडिटर की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? है ना, है ना। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि वो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करे, यानी अपनी तसल्ली कर ले। क्यों? क्योंकि आगे उसने एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है। अच्छा, एश्योरेंस के डिफरेंट लेवल होते हैं। एक होती है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, 100% गारंटी। एक होती है रीजनेबल एश्योरेंस, 100% नहीं, समझ ले 95% के करीब। बताइए ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, जिम्मेदारी उसकी एब्सोल्यूट एश्योरेंस की है कि रिजनेबल की? यानी ऑडिटर हर ट्रांजैक्शन को चेक करने का पाबंद नहीं है। पक्की बात है? हाँ बिल्कुल। देखिए रीजन, अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे एब्सोल्यूट लिखा ना, उसको 0 नंबर मिल जाने। ऑडिटर कौन सी एश्योरेंस प्रोवाइड करता है? एश्योरेंस का मतलब ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, रीजनेबल। और फिर ये जो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है, आगे इसने शेयर होल्डर को प्रोवाइड करनी है ना। पहले खुद तसल्ली। और मुझे एक याद है बात, कोई चीज वेरीफाई की, मैंने पार्टनर को रिव्यू करवाने के लिए गया।
बाज़ औक़ात हमें क्लाइंट जो कहता है ना, हम वो आगे पार्टनर को बता देते हैं, सर क्लाइंट ये कह रहा था। तो पार्टनर ने एक सवाल किया, उसने कहा जिस चीज़ के बारे में आप मुझे कन्विंस कर रहे हैं, क्या आप खुद उस चीज़ के बारे में कन्विंस्ड हैं? मैं नहीं था। मैं कहा बस क्लाइंट ने जो कहा है पार्टनर को बता देता हूँ, पार्टनर खुद ही समझ जाएगा। मैं नहीं था। तो याद रखिए असूल, जिस चीज़ के बारे में हम खुद कन्विंस्ड नहीं है ना, उसके बारे में शायद हम किसी तीसरे को भी कन्विंस नहीं कर सकेंगे। तो ऑडिटर ने अगर एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है ना पहले शेयर होल्डर को, उससे पहले खुद हासिल करनी है। इसीलिए यहाँ पे टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड नहीं लिखा हुआ पहले नंबर पे। पहले नंबर पे टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। फिर उसके बाद जब उसने शेयर होल्डर को ये एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, ज़बानी कलामी कर देगा कि रिटर्न फॉर्म में? रिटर्न फॉर्म में। वो जो एक पेज होता है ना जिसके जरिए से एश्योरेंस दी जाती है, उसे कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। तो फिर क्या करना है? ऑडिटर की पहली रिस्पांसिबिलिटी क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करें, एब्सोल्यूट नहीं, कौन सी? रीजनेबल। दूसरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? रिपोर्ट दे जिसमें ये रीजनेबल एश्योरेंस आ रही हो ओपिनियन की शक्ल में, रिपोर्ट दे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इससे आपको ये लग रहा होगा कि ऑडिटर ने सिर्फ शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेशन करनी होती है और किसी को नहीं। नहीं 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 नहीं, ऑडिटर बाज़ औक़ात कुछ दूसरे लोगों को भी कम्युनिकेट करता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि ऑडिटर ने चेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देना है, लेकिन ऑडिट इंटरनल कंट्रोल भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो ऑडिटर थोड़ा बहुत इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करता है। अगर उसे इंटरनल कंट्रोल में गड़बड़ नजर आए, क्या वो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? वो किसको बताता है? गैस करें, शेयर होल्डर को कि मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट को। वो एक एडिशनल कम्युनिकेशन है। तो याद रखिएगा, ऑडिटर का सबसे बड़ा काम रिपोर्ट देना है, लेकिन रिपोर्ट देने के अलावा भी ऑडिटर कुछ कम्युनिकेशन, कुछ टास्क कर सकता है। जैसे रिपोर्ट देने के अलावा ऑडिट रिपोर्ट के अलावा क्या काम कर सकता है? मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल वीकनेस बता सकता। क्लियर हो गया जी? मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी 3 क्लियर, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी 3 क्लियर। चले, गुड न्यूज आपके लिए ये है कि ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी छोटी छोटी एक एक लाइन की, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है इतनी। मैनेजमेंट में एक्सप्लेनेशन है, उसमें नहीं। तीसरी पार्टी कौन सी है? शेयर होल्डर या जनरल पब्लिक कह लें। उसको ये चाहिए कि वो सही से समझ ले ऑडिटर क्या काम करता है, क्या नहीं करता। इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेशन गैप। एक्सपेक्टेशन गैप, ठीक है। मुझे बताइए, क्या उस्ताद पेपर पास करवा सकता है? जो कह रहे हैं यस करवा सकता है, वो एक्सपेक्टेशन गैप का शिकार है। तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर कर देना चाहिए आज ही। क्या देखे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको सिलेबस के मुताबिक कंसेप्ट समझाना, आपको एग्जाम लेवल की सफिशिएंट प्रैक्टिस करवाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भैया आज ही बता रहा हूँ, पास या फेल करना करवाना ये मेरे बस में ही नहीं है। ये भाई अल्लाह ताला की वजह से है। जिसको मर्जी कामयाब करे, जिसको मर्जी नाकाम करें। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या शामिल है? सिलेबस के मुताबिक कंसेप्ट समझाना, सिलेबस के मुताबिक आपको पास पेपर की प्रैक्टिस करवाना है। ये 2 काम, केस स्टडीज की दबा के प्रैक्टिस करवाना, ये काम, कंसेप्ट समझाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। पास या फेल मेरी जिम्मेदारी भैया कोई नहीं है, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं, वो आपके हाथ में भी नहीं। हाँ ये है, अच्छी तैयारी करेंगे तो पास होने का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि मेहनत जाया भी नहीं जाती। शेयर होल्डर का काम क्या है? शेयर होल्डर ने ऑडिटर के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार नहीं होना। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या मतलब? शेयर होल्डर का कौन कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है? अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सारी चीज, ये शेयर होल्डर्स की क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग को हम ऑडिट में क्या नाम देते हैं? एक्सपेक्टेशन गैप। तो ये चीजें गलत हैं, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या है? गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे शेयर होल्डर क्या समझते हैं बाज़ औक़ात? ऑडिटर प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है कि गलत है? तो ऑडिटर थोड़ी करता है, वो कौन करता है? मैनेजमेंट करती है। शेयर होल्डर समझते हैं ऑडिटर चेक 100% ट्रांजैक्शन, ऐसा थोड़ी होता है। ऑडिटर तो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, वो सैंपल बेस पे चेकिंग करता है, 100% नहीं करता। किस पे करता है? सैंपल समझते हैं, लेस देन 100% को सैंपल कहते हैं। सैंपल बेस है, वो कहते हैं ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड कर, एब्सोल्यूट नहीं भैया, रीजनेबल।
वो समझते हैं ऑडिटर हर एरर या फ्रॉड को डिटेक्ट करने से हर एरर फ्रॉड को नहीं कर सकते हम। जो एरर बड़े ही शातिर लोगों ने किए होते हैं, वो हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा फोकस भी नहीं होता। उसका फोकस अलग है, वो अलग है, वो फ्रॉड एग्जामिनेशन फील्ड है एक अलग से, उसमें ये काम होता है। वो कहते हैं ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। टेक्निकल बात ऐसा है क्या? ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता। ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को सिर्फ अंडरस्टैंड करता है। ओपिनियन ऑडिटर ने सिर्फ एक चीज पे देना है, किसके ऊपर? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंटरनल कंट्रोल अलग अलग चीजें। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? पक्की बात है, ये लिख लें, भूलना जाइएगा बाद में। ठीक है जी, चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर। थोड़ा सा 1 मिनट, अभी नहीं आ जाना अभी, लेकिन थोड़ा सा। जी जी मेरे भाई पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? ये पिक्चर लेनी है आपने तो ले लें, फिर इसको मैं रेज करना होगा यार। ले लिया? जी जी पूछिए मेरे भाई। हाँ शाबाश, ये अच्छा, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा भाई ने। उन्होंने कहा सर क्या ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट खुद ही शेयर होल्डर क्या मैनेजमेंट या शेयर होल्डर्स ऑडिटर को कह सकते हैं कि सर आप खुद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें और खुद ही फिर इसका ऑडिट भी करें? इसका वन वर्ड आंसर है नो। मुझे बताइए क्या उस्ताद आपको ये कह सकता है? अच्छा कह सकता है नहीं, क्या कहना चाहिए कि भाई केस स्टडी खुद करे, टेस्ट खुद करे और खुद ही अपने आप को नंबर दे दें? ऐसा नहीं हो सकता ना। जो चीज आप खुद प्रिपेयर करते हैं उसको खुद थोड़ी चेक कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी ऑडिटर को नहीं कहना चाहिए कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करो और उसको चेक भी करो। जब हम अपना काम खुद चेक करते हैं उसमें गलती नजर नहीं आती, नजर आ भी जाए तो किसी को बताते नहीं हम। तो इसीलिए जो बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक नहीं करना। इसके लिए एक टेक्निकल टर्म होती है हमारे ऑडिट में, उसे बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ऐसे सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज हो जाता है कि सेल्फ का काम ही रिव्यू कर रहे हैं, खुद का काम भी रिव्यू कर रहे हैं। अच्छा ये आपके सामने नोट्स हैं। ये आपको अंदाजा होगा अगर आपने पहले कोई हमारी बुक यूज की है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हर चैप्टर को हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिवाइड किया है। जैसे मैंने कल बताया था, हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के आगे ये क्या आई कैप की बुक का रेफरेंस है। अगर आपने ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव आई कैप की बुक से क्रॉस चेक करना है तो वहां से आप इस चैप्टर में इस पैराग्राफ में जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। ये सारे रेफरेंस दिए हुए हैं। इसके बाद आगे क्या है, कंसेप्ट चल रहा है। ये मेन कंसेप्ट है, ये आगे उसके सब हेडिंग्स कंसेप्ट्स वगैरह मौजूद हैं, पढ़ते जाएं। ये सारा आपने याद करना है। क्या करना है? सारा याद करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो आई कैप ने चीजें दी हैं हमने उसको समराइज करके आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मजीद आपने सिलेक्ट नहीं करना। हमारे ऑडिट में एक रूल होता है, सैंपल बेस में हम काम करते हैं लेकिन सैंपलिंग की सैंपलिंग नहीं करते। समझ रहे हैं? ये ऑलरेडी वो कंसेप्ट आई कैप की बुक से निकाल के आपके सामने रखे हैं जो आपने याद करने हैं। इसमें ऑलरेडी सैंपलिंग हो चुकी है, इसकी फर्दर सैंपलिंग आपने नहीं करनी। स्टूडेंट सवाल पूछते हैं सर कौन से वाला याद करना है, कौन से वाला नहीं। अच्छा पढ़ सारा लें, समझ सारा ले, याद कौन से वाला करना है वो मैं आपको बता देता हूं साथ साथ। ये वाला कंसेप्ट रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर डायरेक्टर्स, ये इसको याद करना, पढ़ना सारा है, समझना सारा है, याद कौन सा करना है वो सुन लें। रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स ये याद करना है। इसके बाद ट्रू एंड फेयर व्यू वाला याद करना है, ट्रू एंड फेयर व्यू वाला याद करना है। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट याद करने हैं। ये 3 याद, बाकी सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, समझना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा एंड पे ना आपके क्वेश्चंस आपके लिए अलग वॉल्यूम 2 आपको मिलेगा। ठीक है, अलग वॉल्यूम 2। लेकिन क्वेश्चन का एक होता है, जिन की जान तोते में कहानी सुनते थे ना आप, जिन की जान, तोते को मरोड़ दिया ना हमने, जिन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो जो आई कैप के पास्ट पेपर्स है ना उनको हमने एनालाइज किया, उनमें जो उसकी जान थी उसको एक तोते में बंद कर दिया और तोता आपके सामने रख दिया। यानी आई कैप की जो बड़ी बड़ी केस स्टडी है उसमें जो सबसे अहम काम की चीज उसने पूछी है ना, उसको छोटे छोटे 2-3 लाइनों में कन्वर्ट करके
आपके सामने एग्जाम चीट शीट के नाम से लिख दिया। ये इस दफा हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इससे पहले कभी किसी बुक में हमने ये इंट्रोड्यूस नहीं किया। एग्जाम चीट शीट क्या है? ICAP की बड़ी बड़ी जो कम्प्लेक्स केस स्टडी के अंदर जो उसका मगज होता है, जो मगज होता है ना उसका, वो उसको अलग से निकाल के छोटा सा सवाल बना के आपके सामने रख दिया। ये किया तो मतलब ICAP की केस स्टडी की एक बराबर है। लेकिन ICAP की केस स्टडी करते हुए आपको 20 मिनट लगेंगे, ये 1-1.5 मिनट में हो जाएगा। खास तौर पे जब आखिरी दिनों में आप रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो बड़े बड़े क्वेश्चन केस स्टडी नहीं करने हैं। आखिरी दिनों में रिवीजन करते हैं तो बड़ी बड़ी केस स्टडी कर रहे होते हैं, नहीं करनी। अब आज के बाद आखिरी महीने में, आखिरी हफ्ते में नहीं करनी, सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ ले, इंशाल्लाह काफी है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपने रीड कर लेने हैं, रीड कर लेने हैं, अभी रिटर्न के लिए नहीं है, रीड कर लेने हैं। ठीक है। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, थोड़ा हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। चले चलते चलते थोड़ा सा माइंड को फ्रेश कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो आपके साथ शेयर करना है हमने। ठीक है जी। छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि पहला लेक्चर है आज हमारा जी। ये क्वेश्चन है, बताइए जरा इसका क्या जवाब होगा। ए न्यू CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर claims audit is just legal compliance and should detect all fraud। अच्छा, दो स्टेटमेंट दे रहा है। एक कह रहा है ऑडिट तो सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हो रहा है, और ये भी ना है। क्यों? कुछ और भी रीजन होती है। क्या रीजन होती है? एडवांटेजेस होती हैं, शाबाश। और दूसरी बात कह रहा है एंड शुड डिटेक्ट ऑल फ्रॉड, नहीं करने चाहिए। रीजनेबल एश्योरेंस, सिर्फ मटेरियल फ्रॉड, दो अल्फाज, रीजनेबल एश्योरेंस, मटेरियल, दोनों ही लिख दे। क्या है? सब नहीं, सब नहीं, सिर्फ मटेरियल। एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं, सिर्फ रीजनेबल। रीजनेबल मटेरियल, बोले जरा क्या? रीजनेबल मटेरियल, रीजनेबल एश्योरेंस मटेरियल। शाबाश। जरा देखते हैं इसका जवाब क्या है। ओहो, कह रहे ऑडिट एड्स वैल्यू। हाँ देखा, लीगल, उसने कहा था लीगल कंप्लायंस। जवाब में क्या शॉर्ट आंसर है, लेकिन समझ क्यों गए? कह रहे नहीं नहीं नहीं, लीगल कंप्लायंस नहीं है सिर्फ भाई, ऑडिटर तो वैल्यू भी ऐड करता है, क्रेडिबिलिटी वगैरह 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 वगैरह। और फिर वो कह रहा है ऑडिटर सारे फ्रॉड डिटेक्ट करना है। नहीं 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 नहीं, ऑडिटर डज नॉट डिटेक्ट ऑल फ्रॉड्स। ठीक है, बल्कि फ्रॉड वगैरह तो कंपनी के अंदर ये पहली जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की। ठीक है। उस्ताद ने कहा भैया वालिदैन को, आप बच्चे को पढ़ाते नहीं है, बच्चा फेल हो गया है। वालिदैन को क्या करना चाहिए? भाई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को पढ़ाने की किसकी है? टीचर की है। वह वालिदैन के अगर हम नहीं पढ़ाना है तो आपके पास क्यों भेज रहे हैं भाई? कॉमन सेंस नहीं, ऐसा होना चाहिए ना। तो मुझे बताइए, क्या मैनेजमेंट ऑडिटर से कहे भैया फ्रॉड क्यों नहीं डिटेक्ट किया? ओके भाई, हमारा फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, पहली जिम्मेदारी तो आपकी है। हम कुछ ना कुछ स्कोर जरूर कर देते हैं उसमें, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो मुझे बताइए, क्या ऑडिटर सिर्फ लीगल कंप्लायंस की वजह से है? क्या नहीं? क्या बताइए, ऑडिटर जो है सारे के सारे मिसस्टेटमेंट फ्रॉड डिटेक्ट करता है? नहीं करता। शाबाश। ठीक है। आज के लेक्चर में 4-5 टेक्निकल कंसेप्ट आपने जो वो बड़े समझ आ गई कि नहीं आ गई? पक्की बात है। एक दफा रीड कर लीजिएगा ताकि कंफर्म हो जाए। अगर आपने रीड कर लिया और सारी चीजें समझ आ गई, इसका मतलब बाकी सब कुछ समझ आ गया। ठीक है जी। चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।